All right. I hope my screen will be visible now. ठीक हो गया. ओके सो ओके देखिए आज हमारा जो लेक्चर है वो है सिस्टम हैकिंग के ऊपर. मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू भी देता चलूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं और आगे का हमारा रोड मैप क्या है. ऑलराइट. देखिए हम लोगों कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं राइट नाउ ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हमें कितना मज़ीद टाइम लगेगा अपने इस कोर्स को प्रॉपर तरीके से रैप अप करने में. अ, अ, आप लोग जो है जैसे ही आपको मौका मिले आप लोग इन्यूमरेशन सीरीज़ के ऊपर जो 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं जिनमें मेजरली हैंड्स ऑन वर्क है खासतौर पर सेकंड लेक्चर के अंदर वो आप लोग व्यू कर लीजिएगा. डीएनएस इन्यूमरेशन के ऊपर हम लोग पहले काम कर चुके हुए हैं और एसएमबी और नेट बायोस इन्यूमरेशन जो है वो अभी हमने कवर की है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं. एनपीटी स्कैन है और क्या कहते हैं इनम लिनक्स है सुपर इनम फॉर लिनक्स है सुपर स्कैन वगैरह ये सारे टूल्स हमने कवर किए हैं. SNMP is basically a protocol that is used for network मैनेजमेंट एक्चुअली. ठीक है तो इसमें आई चेक के हम इसमें जो डिफरेंट वर्चुअल स्विचेस वगैरह होते हैं वो लगाकर हम इसके ऊपर भी एक इन्यूमरेशन के लिए लेक्चर में आप लोगों को रिकॉर्ड कर छोड़ूँ. ठीक है तो इसके अलावा निसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वह है वल्नरेबिलिटी स्कैनर. ठीक है लेकिन हम सिर्फ निसेस के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे. अच्छा मुझे ये बताइए कि आहद एंड बिलाल क्या आप लोगों ने अपने पास निसेस को इंस्टॉल किया अपनी मशीन इन्वायरमेंट के अंदर लैपटॉप्स के अंदर और क्या उसको रन किया. हाँ श्योर. ठीक है. ठीक ठीक है देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. कोई भी टूल हो निसेस हो या जैसे भी जो आर्क स्पूफिंग की मैंने पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करके आप लोगों को डेमो और लैब करवाई थी और अभी जो रिसेंटली जो इनोवेशन के ऊपर पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करके जो लैब्स करवाई हैं आप लोग उनको साथ साथ जैसे जैसे मौका मिले आप लोग उनकी प्रैक्टिस करते रहें. ठीक है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें नेटवर्क हैकिंग के ऊपर हम आर्प स्पूफिंग वगैरह के ऊपर पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं और वो लेक्चर रिकॉर्ड करके मैंने डाल दी हैं. उनमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा. तो डीएनएस स्पूफिंग बाकी है कि डीएनएस को हम कैसे स्पूफ कर सकते हैं. सही है. वारशाक टीसीपी डंप ये आपको बताइए कि ये हमारे लेक्चर्स के अंदर गाहे बगाहे चलते रहे हैं और आगे भी यूज़ करते रहेंगे हम लोग. So हमें we will require maybe couple of recordings for the network hacking section या मे बी एक या दो लेक्चर लाइव लेक्चर हम इसको कवर करेंगे. या यूं भी किया जा सकता है कि 2-3 रिकॉर्डिंग सेशन में बनाकर डीएनएस स्पूफिंग एसएसएल स्ट्रिपिंग वगैरह के ऊपर और फिर हम जो है उसके लिए क्यू एन ए या ट्यूटोरियल सेशन कर लें जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स या तो लाइव कॉल में ले लिए जाए या हम ऑफलाइन कॉल में ले लें. हमारा अब जो ऑब्जेक्टिव है ख़ास तौर पर इस वीक एंड मे बी जो नेक्स्ट वीक है उसका हाफ यानी एक क्लास में वही कि हमने सिस्टम हैकिंग को अंडरस्टैंड करना है कि सिस्टम हैकिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं उनके अंदर कोर चीज़ें क्या क्या होती हैं और मेन जो सिस्टम हैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है. ठीक है और उसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ होंगे और वो टूल्स कैसे चलेंगे. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम सिस्टम हैकिंग की जो फाउंडेशन है ठीक है हम उसको गो थ्रू करेंगे और ख़ास तौर पर जो पासवर्ड क्रैकिंग की जो चीज़ें हैं पासवर्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं. ठीक है और कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो इंशाल्लाह आज हम कवर कर लेंगे.
अच्छा देखिए, सिस्टम हैकिंग बेसिक्स के साथ हमारे पास जो नेटवर्क हैकिंग में जो टॉपिक लिंक हो रहा होगा, वो पासवर्ड एंड क्रेडेंशियल्स अटैक का टॉपिक जो वो लिंक हो रहा होगा, क्योंकि सिस्टम हैकिंग के अंदर ज़्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो पासवर्ड क्रैकिंग और उसकी अटैक्स के ऊपर होगा, तो वो इसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। ठीक है। सो जी बिल्कुल, हम वी विल बी यूजिंग डिफरेंट टू। देखें, वील डेफिनेटली ट्राई, सही है, या तो लाइव सेशन के अंदर या रिकॉर्डिंग के अंदर, ठीक है, दोनों ही के आप लोगों को ऑफलाइन लेक्चर्स यानी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग जो है वो अवेलेबल होंगी, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। पर ये कि लाइव सेशन में अभी हमारी समझ लो कि रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई मसला आता जाता है, कभी बारिश हो जाती थी, फिर पहले मैं उससे पहले थोड़ा सा घर की कुछ मुश्किलात में फंसा हुआ था, तो कभी अवेलेबिलिटी कुछ लोगों की नहीं होती थी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि किसी भी तरीके से अब हम इसको पेस अप, मतलब जो पेस जो हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो टूटे ना। तो विल डेफिनेटली ट्राई कि हम इसको लाइव सेशन में कर लें, ठीक है, या रिकॉर्डिंग में कर लें, दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर खुदा न खासा किसी वजह से ये थर्सडे वाले लाइव सेशन में नहीं हो पाया, तो फिर डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड देम, ठीक है। अच्छा, तो देखिए इसमें सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो है ना, ये जो वीक 1, वीक 2 और वीक 3 की जो चीज़ें हैं ना, इसके अंदर हमारे पास सिस्टम हैकिंग हम कवर करेंगे आज और अगली लेक्चर के अंदर। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर इसमें ज़्यादा अगर हमने इन डेप्थ गए मज़ीद, तो फिर हो सकता है कि हमें अगले हफ्ते का भी एक क्लास हम यूज़ कर लें, यानी 9th ऑफ सितंबर वाली, ठीक है। ये हम कवर करने के बाद हम समहाउ मिड ऑफ दी दिस मंथ हम लोग आ जाएंगे अपनी वेब एप्लीकेशन हैकिंग के ऊपर, ठीक है। और हमारे पास तकरीबन 2 या 2.5 लाइव लेक्चर्स होंगे इसके ऊपर, 2 लेक्चर हम यानी 2 वीक से आप जो समझ लीजिए लाइव लेक्चर्स हम इसमें कवर करेंगे वेब एप्लीकेशन हैकिंग के अंदर। और इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें रिकॉर्डिंग भी कर लेंगे। फिर इसके अलावा मेरे पास जो प्लान है वो ये है कि हम मेट इधर वील गो यानी मेटास्प्लॉइट के ऊपर थोड़ा सा हम या तो कुछ हाइब्रिड फॉर्म में काम कर लें, ठीक है, कुछ लाइव सेशंस हो जाए हमारे पास और कुछ रिकॉर्डेड सेशन हो जाए। और उसके बाद जो है वो फिर आगे बढ़ के हमारे पास जो चीज़ बचती है, ये थ्योरी वाला टॉपिक है, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी के, इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। और पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जो कुछ चीज़ें हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन हो गई तो अब उसके बाद जो है वो हमने क्या जो है चीज़ें हम स्टेप वगैरह परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। कोशिश मेरी ये है कि माई वीज़ा विल बी एक्सपायरिंग ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। सो माई टास्क मतलब व्हाट आई प्लान किया इंशाल्लाह, हम जो हैं इसको 4 अक्टूबर 4th अक्टूबर को मैंने फ़्लाइट बुक की है फॉर उम्रा 2 वीक्स। तो कोशिश मेरी है कि 90% हम जो है वो चीज़ें ख़ास तौर पर एप्लीकेशन सिक्योरिटी का जो एरिया है वो हम उम्रे पे जाने से पहले कवर कर लें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ कोई टॉपिक रह जाएगा तो वो फिर मैं उम्रे से वापस आऊँगा आफ्टर 2 वीक्स, और फिर वो हम ले लेंगे। और आपको पता ही कि कोई आई विल बी अवेलेबल, अगर किसी भी किस्म की आपको कोई क्यूरी होती है बाद में भी, तो वो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू कि वेयर आर वी स्टैंडिंग एंड व्हाट्स आवर प्लान नाउ, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट सिस्टम हैकिंग। I guess there's a message from Mateen. मैं इसको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, अब सिस्टम हैकिंग के अंदर हमारे पास जो है ना वो बेसिकली पर टास्क क्या है हमारे पास, ठीक है। वो ये कि हमने जो हमारे पास कंप्यूटर या सिस्टम या एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसको हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा देखिए, सिस्टम हैकिंग में सबसे पहले बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखिएगा कि सिस्टम हैकिंग का मतलब ये कि हम वी आर टॉकिंग इन अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट, यानी कि विंडोज या लिनक्स मशीन्स, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ जो है वो हमारे ध्यान में रहे, इधर विंडोज या इधर लिनक्स, ठीक है।
तो हमारा जो फर्स्ट जो टारगेट होता है सिस्टम हैकिंग में वही होता है कि हम हाउ टू गेन एक्सेस, ठीक है। और गेन एक्सेस करने के लिए हमारे पास प्राइमरीली दो मेन टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक ये होती है कि हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम में ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अटैक करें और ऑथेंटिकेशन जो भी मैकेनिज्म चल रहा है उसको हम बाईपास करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें टेक्निक होती है वो होती है हम किसी वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करें और वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद हम उसको यूज करें। मुझे एक मिनट दें जरा, इसकी अरेंजमेंट जो है वो थोड़ा सा मैं लेफ्ट पर कर दूं ताकि जो है ना मैं यहाँ पर लिख सकूं मैं, ठीक है। और so first thing is attacking auth system, and second approach generally used is fighting vulnerability, ठीक है। तो ये दो मेन टेक्निक्स जो है हम लोग यूज करते हैं किसी भी रिमोट सिस्टम का एक्सेस लेने के लिए। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दूसरी इसके अलावा जो बात है, जब हमारे पास रिमोट सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है तो अमूमन हमारे पास जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं जो भले इधर वी यूज अटैक ऑन ऑथेंटिकेशन सिस्टम या किसी वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके, तो जब हम सिस्टम में एंटर होते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है हमारे पास जनरली जिस अकाउंट से हम लॉगिन या हमें एक्सेस मिलता है जनरली वो एक लो प्रिविलेज अकाउंट होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है बीइंग एज एन अटैकर और हैकर कि सिस्टम को, कंप्यूटर को का एक्सेस लेने के बाद हम अपनी जो प्रिविलेजेस हैं उसको एक्सकेलेट करें, ठीक है। दिस इज द सेकंड मेन स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज वी गेन एक्सेस, ठीक है, जो कि हमने ले लिया फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब उसके लिए दो टेक्निक्स मैंने मेंशन की है, अटैकिंग द ऑथेंटिकेशन सिस्टम कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम ने आपको अलाउ कर दिया और आपको उस मशीन का एक्सेस दे दिया, और दूसरी टेक्निक ये है कि आपने किसी वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। These are the two primary techniques. When you actually get into the system, then you first check your credentials. Credentials का मतलब you check your power कि आपको जिस यूजर अकाउंट्स के जरिए से एक्सेस मिला है वो कौन सा यूजर है, वो एक नॉर्मल यूजर है, रूट है, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है। तो अगर वो एक नॉर्मल यूजर होता है तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने जो प्रिविलेजेस है उसको हम एस्केलेट करें, ठीक है। अब इसके लिए डिफरेंट टेक्निक यूज की जाती है। एक जो फंडामेंटल टेक्निक ये होती है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नोबडी या गेस्ट के यूजर से आपको एक्सेस मिला है तो आप रूट या एडमिन, विंडोज में एडमिन होता है, सी बात आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट पर अपने आप को एस्केलेट करें, ठीक है। अब उसके लिए अगेन जो प्राइमरी तौर पर जो टेक्निक यूज की जाती है वो ईदर यू ट्राई टू गेट एक्सेस टू द पासवर्ड फाइल्स या हैशेस और फिर आप उनको अपने पास लोकली डाउनलोड करने के बाद उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। या दूसरी अप्रोच अगेन वो यही होती है कि अब आप उस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं और सिस्टम के ऊपर लॉगिन है तो आप कोशिश ये करते हैं कि किसी ऐसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करें जिससे आपको फर्दर रूट का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। या आप उस मशीन के ऊपर रूट के अकाउंट से आप कोई शेल वगैरह चला सकें, सही है। So this is the second step that we
दैट वी परफॉर्म आफ्टर गेनिंग एक्सेस टू द सिस्टम। थर्ड स्टेप के अंदर फिर हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को रन करते हैं, ठीक है, और मेनली इसके अंदर जो हमारे पास मेलवेयर्स होते हैं, ठीक है, मेलवेयर में आप यूं काउंट कर लीजिए जिसमें रिवर्स शेल्स हो गए आपके पास, ठीक है, आपके पास जो है वो बैकडोर्स हो गए जो आपको बाद में भी उस मशीन का एक्सेस देते रहे, ठीक है। और डिपेंडिंग फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपने उस मशीन को कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया है कि आप उस मशीन का एक परसिस्टेंट एक्सेस अपने पास रखें, मीन्स आप बाद में भी उस मशीन को एक्सेस करके यूज करना चाहें, तो फिर डेफिनेटली यू नीड अ रिवर्स शेल और अ बैकडोर सो दैट यू कैन एंटर इनटू द सिस्टम अगेन इजीली। Every time you won't be able to attack and bypass the authentication system, or you won't be able to exploit the vulnerability once you get into the system। फिर आप उस सिस्टम के अंदर कोई एप्लीकेशन रन करते हैं और उस एप्लीकेशन के जरिए से फिर आप उस मशीन का एक परसिस्टेंट एक्सेस ले लेते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपने उस मशीन का एक परसिस्टेंट एक्सेस अपने पास मेंटेन करना होता है तो फिर आप बैकडोर्स या रिवर्स शेल वगैरह की जो यूटिलिटी यानी कि टूल्स है वो यूज करते हैं। बट लेट सपोज अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव, अब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ, असल में मैंने एक एक पेज के ऊपर कोशिश तो की थी कि एक ही में जाए, लेकिन अब आपका एक्सेस ये हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि आपने कोई डेटा एक्सफिल्ट्रेशन करनी है। तो अब उसके लिए आप कोई एप्लीकेशन रन करेंगे, ठीक है, जो आप वो डेटा को कैप्चर करने के बाद HTTPS के ऊपर या HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर, क्योंकि ये ओपन होते हैं, यूजली एक्सेस अलाउ होता है ताकि वो अपलोड करते हैं फाइल या वो जो भी डेटा है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आपने उस मशीन के ऊपर लेट्स सपोज ईमेल्स को रीड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आप इस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, टूल इंस्टॉल कर देते हैं। या लेट्स सपोज आपने उस मशीन को बिल्कुल ही यूजलेस बना देना है, तो फिर आप एक्चुअल मेलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। इट कुड बी या ट्रोजन, वायरस, वर्म्स जो नेटवर्क में आगे भी प्रोपेगेट करें, या रैंसमवेयर, कुछ भी हो सकता है। तो एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका हैकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है। जब हम एथिकल हैकिंग की बात कर रहे होते हैं तो एथिकल हैकिंग में फिर हम स्कोप ऑफ वर्क के ऊपर रेफर करते हैं हर दफ़ा कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है। स्कोप ऑफ वर्क के अंदर अमूमन जो है जो चीज़ मेंशन होती है हम उसके अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशन या वो मेलवेयर हम इंस्टॉल करते हैं उस मशीन के ऊपर, ठीक है। ऑब्वियसली फिर चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप आपस में इंटर रिलेटेड है। हाइडिंग फाइल्स, जो भी आपने मेलवेयर या रूटकिट, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर इंस्टॉल किया है, अपनी प्रेजेंस को आपने हाइड करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने जो भी एक्टिविटीज की हैं, ठीक है, उन एक्टिविटीज को भी क्लियर करना है बाय क्लियरिंग द लॉग्स, ठीक है। अब विंडोज में आपको पता है इवेंट व्यूअर के अंदर लॉग्स मेंटेन हो रही होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और लिनक्स के अंदर हमारे पास syslog के जरिए से लॉग्स मेंटेन हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ नोट करने वाली होती है वो ये है, क्योंकि मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ इसके बाद ना, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ नोट करने वाली होती है कि whenever you get access of the system, ठीक है, तो आप ये चेक करते हैं कि वो सिस्टम की जो का जो रोल है वो क्या है, और रोल के मुताबिक उस सिस्टम के ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशंस पहले से रन हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी सर्वर को कॉम्प्रोमाइज किया है, ठीक है, इट कुड बी अ मेल सर्वर, इट कुड बी अ गेटवे और व्हाटएवर, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट कोशिश ये होगी कि आप इस मशीन के ऊपर जितने भी एंड पॉइंट डिटेक्शन या सिम के जो टूल्स हैं उनको आप मैनिपुलेट कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास आपने एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर, डेटाबेस सर्वर या आपने एप्लीकेशन सर्वर को कॉम्प्रोमाइज किया है, HTTP या वेब सर्वर या HTTPS सर्वर, ठीक है, तो आप वहां पर डेफिनेटली एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट सिक्योरिटी के टूल्स रन हो रहे होंगे, खासतौर पर सिम रन हो रहा होगा, ठीक है,
और एंड पॉइंट डिटेक्शन के टूल्स जो होते हैं, ठीक है। तो आप एज अ नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप क्या करते हैं कि ईदर यू बेसिकली मैनिपुलेट देम, ठीक है, यानी उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है, आप उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। और अगर आप मैनिपुलेट नहीं कर पाते तो फिर आप कुछ देर के लिए उनको डिसेबल कर देते हैं। अब डिसेबल करने का मतलब ये है कि जो सॉक टीम का जो एनालिस्ट बैठा हुआ है उसके पास अलर्ट्स आना बंद हो जाएंगे, तो वो एक रेड फ्लैग जो है वो रेज हो जाएगा। इट विल बी डिसेबलिंग मीन्स रेजिंग अ रेड फ्लैग। तो फिर आपकी जो प्रेजेंस है हो सकता है वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाए। तो आप मैनिपुलेट कर देते हैं, आप ऑन एंड ऑफ आप अलर्ट भिजवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सीम की बात करें, या मैनिपुलेटेड अलर्ट भिजवाते हैं कि जी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। लेकिन ये काफ़ी एडवांस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट डिटेक्शन को अगर आप बाईपास करके एंटी एवी इवेजन वगैरह करके आप एंटर हो गए हैं तो फिर इसका मतलब ये कि यू हैव एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट के आपने बेसिकली कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो डिपेंड करेगा उस मशीन के रोल क्या है। अगर उसके पास डेटाबेस सर्वर है तो आपने जो हैकिंग टूल इंस्टॉल करेंगे वो डिफरेंट नेचर का होगा। अगर वो कोई ईमेल गेटवे है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आप टूल इंस्टॉल करेंगे वो डिफरेंट होगा। और अगर वो कोई यूजर की एंड मशीन है तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव हो कि मैं जो हूँ यहाँ पर की लॉग इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, या आप जो है डेटा एक्सफिल्ट्रेशन के लिए ईमेल्स का जो आउटगोइंग ट्रैफिक है आप उसको बाहर यानी उसको एक्सफिल्ट्रेट कर लें, या यूज़र के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, हो सकता है कि आप उसके स्क्रीनशॉट ले लें और वो आप सेंड कर रहे हो रिमोट सर्वर के ऊपर, या आप उस डॉक्यूमेंट को इंटायरली जो है आप सेंड कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि जिस जो टारगेट आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है वो कौन सा है और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। उस बेसिस के ऊपर आप सिलेक्शन ऑफ टूल करते हैं कि जो आपने इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है हैकिंग मेथोडोलॉजी में, अब सिस्टम हैकिंग किस लेवल के ऊपर आती है, ठीक है। हैकिंग मेथोडोलॉजी के अंदर सिस्टम हैकिंग जो है वो आपके पास समझ लीजिए कि 4th स्टेज में आती है, ठीक है। पहला स्टेज जो है वो आपका फुटप्रिंटिंग है, जिसको आप रिकॉनेसेंस भी कहते हैं। एक्टिव रिकॉनेसेंस, पैसिव रिकॉनेसेंस वो आपने परफॉर्म कर ली। उसके बाद आपने स्कैनिंग परफॉर्म की, स्कैनिंग से आपको लाइवलीनेस का पता चल गया, स्कैनिंग से आपको ये पता चल गया कि ओपन पोर्ट्स कौन सी हैं, स्कैनिंग से आपको ये भी पता चल गया कि सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, प्लस स्कैनिंग से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कैनिंग और उसके बाद इन्यूमरेशन से, कि यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज कौन सी हैं, ठीक है, वीए को रन करने के बाद। वंस यू परफॉर्म द वीए तो आपके पास ये समझ लीजिए कि ये 1 2 3 ये 4 ये चारों स्टेप जो है वो परफॉर्म हो गए। उसके बाद नाउ यू हैव डिसाइडेड कि विच इज योर टारगेट मशीन। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम एक अंडरस्टैंड करने की वो ये है कि लेट्स सपोज आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं और ऑब्वियसली उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है और रिमोट टारगेट कर रहे हैं, लेट्स सपोज फ्रॉम योर होम और फ्रॉम योर ऑफिस, ठीक है, और हम एथिकली की बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है, बट यू आर परफॉर्मिंग अ ब्लैक बॉक्स और रेड टीमिंग अटैक, ठीक है, रेड टीमिंग फॉर्मेशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर यू माइट हैव डिस्कवर्ड मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, ठीक है। लेट सपोज ये उनका डोमेन कंट्रोलर है, ये उसका यानी डोमेन कंट्रोलर या एक्टिव डायरेक्टरी है, ये आपका उनका ईमेल गेटवे है, ठीक है, जो ईमेल रिसीव या सेंड करता है, जिसको आप एमटीए भी कह सकते हैं, मेल ट्रांसपोर्ट एजेंट, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल उनका ऐप सर्वर है, ये लेट सपोज उनका डीबी सर्वर है, ठीक है। यू हैव फिगर आउट ऑल दीज सर्वर्स। इसके फ्रंट के ऊपर लेट सपोज आपको कोई फायरवॉल या आप राउटर आपको मिल रहा है, ठीक है। अब इन चारों मशीन्स में से, ठीक है, अभी हम एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब एंड पॉइंट के अंदर सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाता है ना, क्योंकि एंड पॉइंट में आप यूजर को ट्रिक करते हैं, यूजर को बेसिकली
यूजर की मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेन अगेन। एक तो ये कि आपने उस यूजर से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो लेटरल मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है, नहीं आप हॉरिजॉन्टल, आप यू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपने करनी है, लेटरल मूवमेंट, या आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोपोगेशन कहते हैं। ठीक है, और तीसरा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में कवर हो जाता है। ठीक है, लेटरल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल प्रोपोगेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आपने कंपनी के सीईओ या सीटीओ या फॉर इंस्टेंस सीएफओ को मशीन को टारगेट करने का सोचा है, तो इसका मतलब मेनली ये हो सकता है कि आपने उस मशीन से कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर लेट सपोज ये हम एंड पॉइंट के हवाले से बात कर रहे हैं ना, लैपटॉप, डेस्कटॉप मशीन, या फॉर एग्जाम्पल इसकी स्मार्ट डिवाइस जो भी है। ठीक है, यह दूसरा मेन पर्पस होता है कि उस मशीन को टारगेट करने का, कि आप उस मशीन को एज अ हब यूज करके आप जो बेसिकली जो मेन सर्वर्स हैं या मेन आपके टारगेट मशीन है, आप उस तक पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि जनरली आपको पता ही कि एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर लें, ईमेल गेटवे की बात करें, एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, डीएनएस सर्वर, व्हाटएवर यू नेम इट। ठीक है, इन सर्वर्स के ऊपर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एंड पॉइंट मशीन्स। ठीक है, आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं सॉरी तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ, जब यानी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, थाउजेंड्स ऑफ एंड पॉइंट्स होते हैं, तो पैच मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी उसकी भी एफिशिएंसीज के अंदर लूप होल्स आपको मिलते हैं। किसी सेगमेंट के अंदर पैचेस प्रॉपरली टाइमली अपडेट हो रहे होते हैं, किसी सेगमेंट के ऊपर डिलेज आ रहे होते हैं। सो दे आर एरियाज इजी विच यू कैन डिस्कवर इजीली, कि जहाँ पर आप इजीली रिलेटिवली कंपैरेटिवली इजीली आप पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी एंड पॉइंट्स के ऊपर। तो जब आप एंड पॉइंट पे पेनिट्रेट करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ मेंशन कर दी है आपको, और ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि या तो आपका फोकस ही वो एंड पॉइंट है, ठीक है, जिससे आपने इन्फॉर्मेशन को निकालना है, या आपने उस एंड पॉइंट को इसलिए कॉम्प्रोमाइज किया है कि आपके पास इतनी, समझ लीजिए कि अभी वो अ, अभी आपके पास जो है इतना रूम अवेलेबल नहीं है, या वो, या अभी टाइम इतना अवेलेबल नहीं है कि आप मेन सर्वर्स को आप अटैक करें। तो आप एक रिलेटिवली लो एंड मशीन्स या ऐसी मशीन जिनके ऊपर सिक्योरिटी कम है और जो इजी विक्टिम है, इजी टारगेट्स हैं, ठीक है, आप उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ताकि फिर आप उस मशीन को, उस लैपटॉप को, उस पीसी को यूज करके आप पेनिट्रेट कर सकें नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो सिस्टम हैकिंग में जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने किस मशीन को टारगेट करना, उसकी वजह क्या है। ठीक है, अमूमन हमारी कोशिश, अगर आप वाइट ब्लैक बॉक्स हैकिंग करेंगे फ्यूचर में या खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो हमारी कोशिश अमूमन ये होती है कि जिस मशीन के ऊपर ईदर वल्नरेबिलिटीज जो हैं ज्यादा डिस्कवर हुई हैं उसको हम फोकस कर लेते हैं, या ऐसी मशीन जिसके ऊपर जो वल्नरेबिलिटीज जो डिस्कवर हुई हैं उनका जो रिस्क लेवल है, यानी कि सिवियरिटी लेवल, सीएसएस स्कोर जो है उसका, ठीक है, वो हाई है, मतलब उसके ऊपर जो वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर हुई हैं वो क्रिटिकल नेचर की हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज है। ठीक है, जो क्रिटिकल नेचर की जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, अमूमन आप, मतलब जो आपको रिमोट शेल, रूट एक्सेस, एडमिन एक्सेस दे देती हैं, उनको, उनके एक्सप्लॉइट वगैरह इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, या आप बाज़ आप डिपेंडिंग आपकी नीड क्या है आप बाय भी कर लेते हैं ब्लैक मार्केट से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई बात, कोई सवाल है? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थ्योरी वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मेरी कोशिश तो, वैसे मैंने जो प्लान किया था वो ये प्लान किया था कि थ्योरी के साथ जो टूल्स जो यूज होंगे उसकी मैं रिकॉर्डिंग में कर लूंगा, प्रोबेबली टुमारो इवनिंग या थर्सडे फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में। तो बट जैसे बिलाल की रिक्वेस्ट है कि वो लाइव करूं, तो आई सी कि भाई क्या चीज़ पॉसिबल है। ठीक है,
जी, बिल्कुल, जो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और तो यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ रहे, क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन चल रहा है। ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया। जी। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। और ख़ास तौर पर ये जो आगे जो मेन सिस्टम हैकिंग में आप ये देखें, कि जो क्रैकिंग पासवर्ड है वो सबसे टॉप पर है। ठीक है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी जिक्र किया था कि हमारे पास जो है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास देखिए दो मेन एरियाज हैं या दो मेन टेक्निक्स हैं जिसके जरिए से हम सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इधर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बाईपास करें, यानी कि हमें किसी वैलिड यूजर का पासवर्ड मिल जाए ताकि हम एटलीस्ट एंटर हो सिस्टम में। दूसरी रीजन या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हमने किसी वर्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया है। ठीक है। हम उसकी भी लाइव इंशाल्लाह डेमो करवा दूंगा मैं। अच्छा, अब देखिए जो आपका जो सवाल है आहद, अ, देखिए पासवर्ड क्रैकिंग के लिए जो टूल्स हैं, जॉन द रिपर, लॉक क्रैक वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये जो टूल्स अवेलेबल हैं इनको सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपने हैशिंग का बात की कि जी वो सॉल्ट लगा हुआ है या उसमें हैश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये टूल्स जो हैं, पहली बात तो ये कि ये एप्लीकेशन सर्वर का अगर हैशेज हो वो, या अगर ये लिनक्स सिस्टम के हैशेज हो वो, या डीबी लेवल के हैशेज हो, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आपने वेब सर्वर की कॉन्फ़िग वगैरह की बात की, उसमें अगर आपने रखे हुए हैं, तो ये जो टूल्स हैं ये जेनेरिक टूल्स हैं। ठीक है। ये इनका ताल्लुक जो है वो किसी मतलब सिंपल इससे नहीं है कि ये हैश जो है, ये एप्लीकेशन सर्वर का हैश है तो मैं इसको क्रैक नहीं करूंगा, उसको तो सिर्फ हैश चाहिए। ठीक है। अब ये टाइम जो लगेगा, ठीक है, टाइम डिपेंड करता है कि आप टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली आज के लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप ब्रूट फोर्स अटैक कर रहे हैं तो इसके अंदर तो टाइम की लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब टाइम एक समझ लीजिए कि अनडिफाइंड क्वांटिटी बन जाता है। तो हम सबसे पहले फेज के अंदर डिक्शनरी अटैक यूज करते हैं। ठीक है। और डिक्शनरी अटैक के साथ फिर हम ब्रूट फोर्स हो या हाइब्रिड टेक्निक की तरफ चले जाते हैं, या रेमो टेबल अटैक्स के हम किसी तरीके से टाइम को कम कर सकें। तो इसमें दो चीजें जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। एक ये रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो मशीन है उसकी पावर कितनी है। ऑब्वियसली अगर आपने हैशेस को क्रैक करना है, तो आपको पता ही है ब्लॉकचेन का भी आपका एक्सपीरियंस है, तो ब्लॉकचेन के अंदर हैशेस ही बन रहे हैं। ठीक है। तो आपकी जितनी जो हैश रेट जो है वो जितना ज़्यादा आपकी मशीन का होगा, उतने क्विकली आपकी जो है वो समझ लीजिए कि क्रैकिंग उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। दूसरी जो चीज़ रोल प्ले करती है कि आपने जो है वो टेक्निक कौन सी यूज की है। ठीक है। अगर आपने ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज की है तो फिर इसका तो आप थ्योरी के जरिए से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, कि इक्वेशन में वैल्यू डाल के निकाल सकते हैं भाई कितने साल लगेंगे। ठीक है। लेकिन अगर डिक्शनरी अटैक या हाइब्रिड अप्रोच के ऊपर गए हैं तो फिर ऑब्वियसली हम उस टाइम को कम कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है ना वो देना मुश्किल होगा, क्योंकि असल में इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो है, अगर आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम के ऊपर अटैक कर रहे हैं। देखिए एक टेक्निक तो ये है कि आप जो है, आपके पास हैशेज मिल गया और आपके पास हैशेज को यूज करके आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर दूसरी अप्रोच की तरफ जाते हैं, जब आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे अटैक करते हैं, तो उसमें डिक्शनरी अटैक है, तो इसमें आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी हम एक्सप्लोर भी करेंगे। मैं थोड़ा सा डेमो की तरफ भी चले, मैं इंशाल्लाह चला जाऊंगा इफ वी हैव सम टाइम। जो आप उसमें भी आपने हाइड्रा वगैरह का टूल का जिक्र किया था। ठीक है। और दूसरी जो बात आती है कि जो पासवर्ड जो आप ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल पासवर्ड जो कि एक सक्सेसफुल हो सकता है, उसकी लेंथ कितनी है, उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कितने हैं। ठीक है।
तो ये मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। 5 कैरेक्टर वाला पासवर्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा एज कम्पेयर टू 15 वाला। तो ये चीजें वेरी कर रही होंगी। हम्म, जी बिल्कुल। देखिए इसमें बहुत अच्छा वैलिड सवाल है, ठीक है। देखिए इसमें आप देखिए अब इसमें स्टोरी या थ्योरी तो बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट, अगर विंडोज़ की बात करें तो आप माइक्रोसॉफ्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कर लें, लिनक्स की बात करें तो लिनक्स की ये बेस्ट प्रैक्टिस अप्लाई कर लें। लेकिन एक जो नॉर्मल जो बेस्ट प्रैक्टिस का जो फैक्ट का जो समझ लीजिए कि चीज़ है वो ये है कि विंडोज़ की अगर आप बात करें तो आप विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें ये बात जो है मतलब मतलब नो के ये को मैं नई बात नहीं बता रहा, लेकिन यू शुड यूज लेटेस्ट वर्जन। अच्छा प्रॉब्लम पता क्या लेटेस्ट वर्जन का? जी बिल्कुल, ये बात भी मैं आपकी आपकी इंक्लूड करता हूँ अभी अपने आंसर के अंदर, ठीक है, कि आप लेटेस्ट वर्जन को यूज करें। अब लेट्स सपोज आपने विंडोज का लेटेस्ट वर्जन यूज कर लिया अभी, अगर हम सर्वर की बात करें तो इस वक्त 20 कौन सा आ गया बिलाल, विंडोज का लेटेस्ट सर्वर 2025 आ गया, या कौन सा चल रहा है जो भी आपने यूज कर लिया, ठीक है। और अगर क्लाइंट मशीन है तो आपने उसका विंडोज का 10 या 11 वर्जन यूज कर लिया। अच्छा देखें, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम क्या होती है, बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम ये होती है कि जो लेटेस्ट वर्जन होता है ना उसके अंदर कोई अननोन वर्नरेबिलिटीज या अननोन बग्स भी होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आप लोगों को खैर थोड़ी सी पुरानी एग्जांपल है, कुछ साल पुरानी एग्जांपल है, लेकिन इट इज स्टिल वैलिड, ठीक है। देखिए आप लोगों ने एसएसएल का नाम सुना होगा, सिक्योर सॉफ्टवेयर ले। इसका पहले आया था वर्जन 1, ठीक है। फिर आया इसका एसएसएल वर्जन 2, ठीक है। अच्छा वर्जन 2 के अंदर जो ना ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटीज हर वर्जन के अंदर आती हैं। फिर आया एसएसएल वर्जन 3। अच्छा जब एसएसएल वर्जन 3 आया तो सबने माइग्रेट अपग्रेड कर लिया ना, राइट। प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ महीनों बाद, कुछ अरसे के बाद ये चीज डिस्कवर हुई कि भाई एसएसएल वर्जन 3 के अंदर, ठीक है ना, तो आर्किटेक्चर लेवल की जो आप बात कर रहे थे ना, आर्किटेक्ट टैग ग्रुप जो है, आर्किटेक्चर लेवल की कुछ वर्नेबिलिटीज हैं। तो इवन रिकमेंडेशन या सिक्योरिटी एडवाइजरी यह है कि फॉर द टाइमिंग आप एसएसएल वर्जन 2 के ऊपर डाउनग्रेड भी कर लें। तो इसमें देखिए लेटेस्ट वर्जन के अंदर जरूरी नहीं है कि जो कि कोई वर्नेबिलिटी ना हो, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन के अंदर ये चीज जरूर इंश्योर की जाती है कि जो नॉन वर्नेबिलिटीज हैं वो फिक्स हो चुकी हुई होती हैं, लेकिन उसके अंदर 0 डेज का चांसेस होते हैं। तो आप देखिए इसके अंदर जो है वो आप ओएस के वर्जन की बात कर लीजिए, या आपकी कोई भी एप्लीकेशन चल रही है तो आप उन एप्लीकेशन के वर्जन की बात कर लें। आप पहली बात तो कि स्टेबल रिलीज को उठाएं आप। और दूसरे जो इसके अंदर मैं चीज को ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि वो वर्जन उठाएं जिसके पैचेस अवेलेबल हों, ठीक है। और आप और पैचेस अवेलेबल हों और पैचेस न्यू पैचेस ओईएम की तरफ से रिलीज भी किए जाते हैं,
सही है। फिर इसके बाद जो है चीज आ जाती है कि आप सेंस की या निस्ट की तरफ से या आपका जो पास जो CIS के जो सिक्योरिटी के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आप वो फॉलो कर लें। ठीक है। आई होप आपका सवाल मैं उसमें भूल भी गया। जी। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हम क्रैकिंग पासवर्ड इज द फर्स्ट स्टेप ना। पासवर्ड को हमने क्रैक कर लिया तो हमें एक्सेस मिल गया, हम एक्सेस के बाद लॉगिन हो गए हैं। ठीक है। अब हमने दूसरा स्टेप जो आएगा वो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि हो सकता है कि हमें जिस यूजर के जरिए से उस मशीन का या उस एप्लीकेशन का या उस सर्वर का एक्सेस मिला है उसके पास प्रिविलेजेस कम हो। तो हमारा काम ये होगा कि हम लो प्रिविलेजेस से हाई प्रिविलेज लेवल में जाएं। ये है सिस्टम हैकिंग का, समझ लीजिए कि एक फेज है। ठीक है। अच्छा, अगेन डिपेंड करता है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव उस लो प्रिविलेज अकाउंट से हो रहा है और आप क्या करते हैं फिर अपना काम हम खत्म करके बाहर आ जाते हैं। बट इफ यू नीड टू मेंटेन परमानेंट एक्सेस या आपको वाकई कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए प्रिविलेज एस्केलेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर आप लो प्रिविलेज से हाई प्रिविलेज में चले जाते हैं। ठीक है। अब उसके लिए जाहिर सी बात है आप या तो किसी नॉन वर्नेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे या आप अगेन जो सुपर एडमिन या रूट होगा उसके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे और अगेन उसका हमें हैश मिलेगा या मिसाल के तौर पर हम उस वो जो इंटरफेस है जिस इंटरफेस से आप यानी एडमिन लॉगिन होता है, ठीक है, उसके ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन, हाइडिंग फाइल्स, कवरिंग ट्रैक, ये वही चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। काम वही है लेकिन स्टेप जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया गया है। और हमारे पास सिस्टम हैकिंग के अंदर जो ज्यादा जो फोकस होता है वो बेसिकली गेनिंग एक्सेस के ऊपर होगा जिसमें क्रैकिंग पासवर्ड है और प्रिविलेज को एस्केलेट करना है। इन दो स्टेप्स के ऊपर ज्यादा मेन फोकस होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हैं। ठीक है। पासवर्ड क्रैकिंग की टेक्निक है। पासवर्ड क्रैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग और बाईपासिंग अ पासवर्ड, ठीक है, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम एप्लीकेशंस और डेटा। ठीक है। ये इसकी एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन मैंने डाल दी है कि आपने पासवर्ड को रिकवर करना है, ठीक है, या ऑथेंटिकेशन सिस्टम को बाईपास करना है। देखिए बाद दफा ऐसा होता है कि आप पासवर्ड को या तो रिकवर नहीं कर पाते, रिकवर का मतलब या तो आप पासवर्ड क्रैक नहीं कर पाते या आपको पासवर्ड अवेलेबल नहीं, मतलब आप पासवर्ड आपको मिलता नहीं है, एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है। एक्सेसिबल, ठीक है। व्हाट यू डू एक्चुअली, आप कोशिश ये करते हैं कि आप उस बाईपास कर दें ऑथेंटिकेशन को ना। ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये होगी कि एक अटैक है, अभी मैं आज के लेक्चर के अंदर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, विंडोज में खास तौर पर पास द हैश अटैक। इसका मैं कवर कोशिश करूंगा कि मैं इधर इन द रिकॉर्डिंग और इन द लाइव सेशन हम इसको कवर कर लें। अब पास द हैश अटैक में ये है कि आपके पास देखें हैश मिल गया है। ठीक है। अब आपकी अप्रोच क्या है, आपने करना क्या है उस हैश का। क्या आपने उस हैश से पासवर्ड निकालना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो फिर तो आपको पासवर्ड क्रैक को करना पड़ेगा। उसके लिए आप फिर क्रैकिंग सॉफ्टवेयर कोई भी लगाकर आप फिर नमाज वगैरह पढ़ने चले जाए, सो जाओ, अल्लाह ताला से दुआ करें कि जल्दी क्रैक हो जाए। ठीक है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि भाई अगर आपने उस सिस्टम को एक्सेस करना है तो आप उस हैश को इंट्रोड्यूस करके, यानी उस हैश, वो एक वैलिड हैश है अगर, ठीक है, तो आप उस हैश को यूज करके सिस्टम को एक्सेस क्यों नहीं कर लेते। तो दिस दिस इज द
complete approach, there is a complete methodological approach that is known as pass the hash attack. इसको आप गूगल कर लीजिएगा, हो सकता है या तो हम इसको उसकी अगली रिकॉर्डिंग सेशन में कवर करें या रिकॉर्डिंग में कवर करें। तो पासवर्ड क्रैकिंग का मेन गोल क्या है? इधर रिकवरिंग द पासवर्ड और बाईपासिंग द ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ठीक है, ऑब्वियसली टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। अटैकर का माइंडसेट क्या होता है? अटैकर का माइंडसेट ये होता है कि एक्सप्लॉइट वीक, रीयूज्ड और पुअरली प्रोटेक्टेड पासवर्ड। ऑब्वियसली अगर कोई पासवर्ड कॉम्प्लेक्स है तो उसको डिक्रिप्ट करना, उसको क्रैक करना इट विल टेक टाइम। तो हमारी कोशिश, अटैकर की कोशिश ये होती है कि वीक पासवर्ड को लिया जाए, और अमूमन जो यूजर्स के जो पासवर्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। तो हम जब समझ लीजिए कि अटैक परफॉर्म करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक लो प्रिविलेज अकाउंट से एटलीस्ट सिस्टम में एंटर हो जाए, एज कम्पेयर टू मैं डायरेक्ट एडमिन। अगर मुझे कहीं किसी वेब एप्लीकेशन के ऊपर या किसी लेट्स सपोज किसी एप्लीकेशन या विंडोज के ऊपर ही अगर मुझे रिमोट डेस्कटॉप मिल गया, ठीक है, कि भाई इस मशीन के ऊपर रिमोट डेस्कटॉप चल रहा है, तो मैं जो हूँ ऐसा नहीं करता, मैं एडमिन के यूजर से जो है ना वो रिमोट डेस्कटॉप के ऊपर को अटैक करना शुरू कर दूं, ब्रूट फोर्स अटैक या डिक्शनरी अटैक यूज कर लूं। आई ट्राई बेसिकली टू स्टार्ट विद लो प्रिविलेज अकाउंट, ठीक है, जिन्होंने नॉर्मल यूजर के अकाउंट से जिन्होंने अपने पासवर्ड को अमूमन वीक कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है। वाई पासवर्ड क्रैकिंग वर्क्स, ठीक है, पासवर्ड क्रैकिंग क्यों काम करता है? जनरली हमारे यूजर्स के पासवर्ड वीक होते हैं, नंबर वन रीजन। और अमूमन ये देखा जाता है कि पासवर्ड जो है वो यूजर ने एक पासवर्ड मल्टीपल एप्लीकेशन में सेम पासवर्ड चलाया हुआ होता है। तो एक एप्लीकेशन का अगर पासवर्ड जो है वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप उस एप्लीकेशन उस पासवर्ड को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर ट्राई कर सकते हैं। और दिस इज आल्सो सिक्योरिटी एडवाइजरी एज वेल, जो अक्सर आपने सुना होगा, और मुझे जो खासतौर पर जो याद है वो लिंक्डइन की सिक्योरिटी एडवाइजरी आई थी जो काफी साल पहले थी, कि जब लिंक्डइन की तरफ से बहुत बड़ा जो मतलब लिंक्डइन में जो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच आया था, जिसकी वजह से उन्होंने समझ लीजिए कि मास लेवल के ऊपर कैंपेन भी रन की थी कि और एडवाइजरी भी रिलीज की थी कि यूजर जो अपने पासवर्ड को चेंज कर लें, क्योंकि इसकी वजह है कि पासवर्ड जब एक दफा डार्क वेब पर या पब्लिक के पास चला गया तो इसका मतलब ये कि अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहा, ठीक है। तो वो पासवर्ड का हैश भी, मतलब पासवर्ड का मतलब हैश की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो फिर उसको आप ब्रेक कर ही लेंगे समहाउ। फिर पासवर्ड क्रैकिंग क्यों वर्क कर जाती है? कि हम लोग जो पासवर्ड स्टोर करते हैं, ठीक है, पुअर स्टोरेज प्रैक्टिसेस, पासवर्ड स्टोर इन प्लेन टेक्स्ट फाइल, आपने वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या नोटपैड फाइल खोली, इसमें पूरा पूरा पासवर्ड लिख दिया, ठीक है, या आपने जो पासवर्ड के लिए जो हैशिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं MD5 ऑब्सोलीट हो चुका है, आपको पता ही है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। सोशल इंजीनियरिंग, एवरीबॉडी नोज कि सोशल यूजर जो है अपने बर्थडेज, पेट नेम्स और इसके अलावा बच्चों के नाम के ऊपर पासवर्ड रख देते हैं, तो यू नो दैट दीज आर द वीक अप्रोचेस। अच्छा, पासवर्ड क्रैकिंग की टैक्टिक्स, ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। जैसे कि अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर दो तीन चीजें मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि इसके अंदर जो क्रैकिंग टाइम है, जैसे पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने, वो फिक्स नहीं है, राइट। वो डिपेंड करता है कि आपका पासवर्ड जो है वो उसकी लेंथ कितनी है जिसके ऊपर आपने ब्रूट फोर्स चलाया हुआ है, ठीक है। 5 डिजिट का चलाया हुआ है, लेट सपोज 5 कैरेक्टर्स का है, और वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्लेन मैं अल्फा कर देता हूँ। अगर वो अल्फा है यानी कि उसमें आप अल्फाबेट डाले हैं, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर जो उसका स्पेस आएगा पासवर्ड का सर्च स्पेस वो कम छोटा होगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर भले 5 करेक्टर ही रहने देता हूँ, लेकिन इसके अंदर अल्फा के साथ या तो मैं न्यूमेरिक ऐड कर देता हूँ या अल्फा के साथ कैपिटल लेटर्स भी ऐड कर देता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली जो ब्रूट फोर्स का जो टूल है, ठीक है, उसको सर्च जब वो अप्लाई करेगा तो उसका जो सर्च स्पेस है, ठीक है, जिसके अंदर वो पासवर्ड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करेगा तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अगर एक सिंगल डिजिट की भी लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर मैं 5 से 6 कर दूंगा या 6 है तो मैं इसको 7 कर दूंगा एंड सो ऑन,
तो जो the time required to basically crack that password can rise exponentially, not linearly, exponential growth हो सकती है उसकी। लीनियर तो आपके पास ग्राफ आपको पता है ना कि आप एक लीनियर ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है ना वो इस तरह का बन रहा होता है कि यहाँ पर राइट नाउ स्टैंडिंग और आपने सिर्फ सिंपल एक करेक्टर जो है वो आपने इंक्रीज किया पासवर्ड की लेंथ के अंदर, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बढ़ गई है। ठीक है, अब इसके टूल्स कौन से हैं? हाइड्रा, जॉन द रिपर, हैशकैट, हम ये तीनों टूल्स को यूज करेंगे और इसको यूज करके हम पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड इस ब्रूट फोर्स अटैक की क्या है कि इट इज एक्सट्रीमली स्लो, टेक्स लॉट ऑफ टाइम, खासतौर पर अगर हमारे पास पासवर्ड जो है वो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड हो। ठीक है, एनी अब देखिए कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की कोई खास जो समझ लीजिए कि कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पासवर्ड का मतलब ये कि जिसके अंदर अल्फा बैड हो, स्मॉल एंड कैपिटल, ए टू जेड एंड कंट्रोल बटन। ओके, उस ओके जिसके अंदर जो है स्मॉल ए से लेकर जेड एंड कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड, 0 से लेकर 9 प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स, प्लस जब ये तीनों चीजें तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं तो फिर पासवर्ड की लेंथ, ये तमाम चीजें मिलकर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड जो है वो बनाते हैं। और जाहिर सी बात है अब डिफरेंट डिक्शनरीज के अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। अगर आप यही CISSP या सिज्म की तैयारी कर रहे हो या वो ट्रेनिंग ले रहे हो तो वहां पर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड की बजाय आपको फिर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पासवर्ड का कॉन्सेप्ट मिल सकता है। ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो लेकिन चूंकि हमारा जो अभी राइट नाउ जो कोर्स है उसके अंदर हम ये चीज मैटर नहीं करती कि इसके लिए वर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स पासवर्ड, बट anything that comprises of these four things. One is alpha, small and caps, special characters, plus numbers, plus the length of the password. डिक्शनरी अटैक के अंदर अभी मैं इसको देखता हूँ इफ यू कैन गेट इनटू इट। डिक्शनरी अटैक के अंदर हमारे पास डिक्शनरी होती है, ठीक है, और ये वेल नोन डिक्शनरी है। आप इंटरनेट पर भी मैं सर्च भी आप कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ वरना बोरियत ना शुरू हो जाए। लेट मी स्टार्ट द वर्चुअल मशीन। हम आपा काली के अंदर मैं दिखा देता हूँ उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो है वो पड़ी हुई हैं। अच्छा, जो इन्वायरमेंट मैंने सेटअप किया है उसके अंदर एक सर्वर R2 है 2012 का, और विंडोज़ ये विंडोज़ 7 भी डाल दी थी मैंने, और विंडोज़ XP की 2 VMs थी। एक वो VM थी जिसके अंदर सर्विस पैक 3 इंस्टॉल था, उसके बाद फिर विंडोज़ XP रिटायर हो गई थी और विंडोज़ 7 आ गई थी। ठीक है, और दूसरी VM थी जिसके अंदर विंडोज़ XP का सर्विस पैक 2 उससे पहले वाला वर्जन था, यानी जिसमें सर्विस पैक नहीं था। तो ये जो मैंने लैब्स जो सेटअप की हैं और इनमरेशन वगैरह के लिए ये दोनों VMs को, तीनों VMs विंडोज 7 को इसमें यूज किया है। अच्छा, जब तक ये मशीन स्टार्ट होती है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डिक्शनरी अटैक के लिए हाइड्रा कॉमनली यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है डिक्शनरी अटैक की, क्योंकि प्रैक्टिकली फॉर अस ब्रूट फोर्स अटैक इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस कि हमें कोई टास्क ना दिया गया हो। फिर हम उसके लिए फिर या तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या हम क्लाउड के से कुछ सर्वर्स लेते हैं क्लाउड के ऊपर, या हम बॉटनेट बनाते हैं और फिर बॉटनेट बनाने के बाद मशीन्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो मशीन्स को हम टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कि वो स्मॉल चंक्स अपना अपना शेयर को क्रैक करने की कोशिश करें। अच्छा,
दिस इज काली, ठीक है। ऑल राइट कंट्रोल, ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। स्क्रीन क्लियर, CD यूजर लोकल शेयर में आ जाता हूँ और यहाँ पर सॉरी यूजर शेयर कहाँ गया वो, यार इसकी जो फाइल्स पड़ी हुई हैं यूजर के अंदर, लोकल यहाँ शेयर में है वो ls, पता नहीं यार, रुको एक मिनट। यहीं पर वर्ड लिस्ट जो है कहाँ है, यूजर शेयर वर्ड लिस्ट के अंदर। CD यूजर शेयर वर्ड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट वर्ड लिस्ट मौजूद हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट वर्ड लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ पर। अगर आपने सब डोमेन्स की इन्यूमरेशन करनी है तो ये आप इस फाइल के अंदर टॉप 1 मिलियन सब डोमेन्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यानी DNS इन्यूमरेशन कैटेगरी में आप इसको कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो है क्या है, ये सब डोमेन्स हैं। ये आप इसको हाइड्रा के साथ या किसी भी टूल के साथ यूज करें अगर, तो ये सब डोमेन या जो हमने DNS इन्यूमरेशन के लिए टूल यूज किए थे, हम ये फाइल्स पे फीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पासवर्ड के लिए copyu.txt फाइल कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा भी डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, सही है। राइट नाउ मेरे पास तो यार वर्ड लिस्ट आ रहा है, डिक्शनरी की बात नहीं, मेरे पास डिक्शनरी तो नहीं आया। डिक्शनरीज कॉमन, एक मिनट, यूजर शेयरिंग में तो बहुत सारे फोल्डर्स हैं। CD डिक्शनरी, डिक्शनरी है लेकिन वो तो स्टैंडर्ड उसकी डिक्शनरी होती है, जो डिक्शनरी कॉमन ना। डेस्कटॉप डायरेक्टरीज, कौन सी, ये वाली बात है DICT, इसके नीचे ये वाली, की बात कर रहे हैं आप, डिक्शनरीज डैश कॉमन DICT, ओके ओके। यार ये तो नॉर्मल डिक्शनरी है मेरे हाँ में, जो हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, लिनक्स के अंदर होती है नॉर्मल डिक्शनरी ना, ठीक है। ये देखिए असल में, हम्म देखिए असल में देखिए अगर आप ये देखें वर्ड लिस्ट पोर्टेबल ना, ये 2.1 MB की फाइल है। आपको पता है ना कि देखिए हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास एक पॉकेट डिक्शनरी होती थी, याद है। अभी मैं देख रहा था नए साल के वो सिलेबस के, मैं अपनी बेटी के लिए वो उन्होंने मंगवाई हुई थी एक डिक्शनरी ना। आपको पता है कि जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे या कॉलेजेस वगैरह में जो बड़ी लाइब्रेरी होती थी वहां पे बहुत बड़ी डिक्शनरी होती थी, ठीक है। तो हम ये डिक्शनरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वो डिक्शनरी है जिसके अंदर इंग्लिश के एक, यूं समझ लीजिए, लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। बड़ी डिक्शनरी के अंदर बड़े ज्यादा ज्यादा यूं समझ लीजिए नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन ये जो वर्ड लिस्ट है हमारे पास ना, आपको वहाँ उस फोल्डर में जाता हूँ पहले, ठीक है। इस वर्ड लिस्ट के अंदर बेसिकली है तो वही वर्ड्स इंग्लिश के, लेकिन ये सेलेक्टेडली स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे कि rockyU.txt की जो वर्ड लिस्ट है, ये पासवर्ड क्रैकिंग के लिए हम यूज करते हैं।
सब डोमेन्स इनुमरेशन के लिए हमारे पास वर्ड लिस्ट डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अमूमन अगर आप सब डोमेन्स की बात करें तो SMTP, पॉप, IMAP, www, ठीक है, वेब मेल, ये कॉमन से वर्ड्स हैं हमारे पास, जो अगर हम उस डिक्शनरी में जाएंगे तो उस डिक्शनरी के अंदर भी ये वर्ड्स अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट में कहाँ आ रहे हैं, हो सकता है वो W तो सबसे नीचे आएगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये डिक्शनरी समझ लीजिए कि वर्ड लिस्ट की जो डिक्शनरी है ये हैकर्स ने खुद बिल्ड की है, बेस्ड अपॉन बाय डूइंग रिसर्च कि कौन से फ्रिक्वेंटली यूज पासवर्ड्स हैं, ठीक है, कौन से फ्रिक्वेंटली यूज सब डोमेन्स के वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वेबसाइट ओनर्स या कंपनीज यूज करती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, गॉट इट। तो आप ये देखें कि जो वर्ड लिस्ट वहां पर हमने निकाली थी वो 2.1 MB की थी, तो ये जो हमारे पास रॉकी यू की जो अवेलेबल वर्ड लिस्ट है खाली के अंदर पहले से मौजूद है, वो 134 MB की है, और इंटरनेट के ऊपर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको जीबीज में भी वर्ड लिस्ट मिल जाएगी, गॉट इट। अच्छा, अब जब मैं टेस्टिंग कर रहा था तो देखिए अब ये डिक्शनरी अटैक के अंदर देखें सारी की सारी लॉजिक क्या लगी हुई है कि भाई पहली बात तो ये कि जो पासवर्ड है वो डिक्शनरी में है कि नहीं, यानी आप जो डिक्शनरी यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो पासवर्ड है या नहीं है, नंबर एक बात। प्लस वो इस डिक्शनरी के अंदर कहाँ पे आ रहा है, शुरू में आ रहा है या आखिर में आ रहा है। ऐसे कि अब रुको, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, 1 सेकंड, इसको मैंने स्टॉप कर दिया है, फाइल को भी मैं क्लोज कर दिया है मैंने। देखिए WC-L से हमें फाइल की नंबर ऑफ लाइंस का पता चल जाता है कि इस फाइल में लाइनें कितनी हैं, और मैं इसको मैं अगर निकालूं तो इसके अंदर कोई इसको रीड करना पड़ेगा, 14 मिलियन से करीब लाइन्स हैं, 14.3 मिलियन, यानी कि इस डिक्शनरी के अंदर 14.3 मिलियन डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड्स का डेटा मौजूद है, ठीक है। हमारे पास जो टूल्स हैं वो चंक्स में डेटा उठाते हैं, यानी कि हर लाइन, एवरी लाइन रिप्रेजेंट्स अ पासवर्ड। तो हमारे पास जो डिफरेंट टूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो चंक्स में डेटा को, यानी कि पासवर्ड का चंक्स उठाते हैं, और मल्टीपल थ्रेड्स, अगर आप हाइड्रा की बात करें या जॉन द रिपर की बात करें तो मल्टीपल थ्रेड्स बनाकर वो ये फिर पासवर्ड ट्राई कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये कि अगर आपने आपका पासवर्ड या इंटेंडेड पासवर्ड जो है जिसको आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर लिस्ट में सबसे आखिर में आ रहा है तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगे, रिजल्ट आपको मिल जाए लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर आपने वही पासवर्ड वो लिस्ट के शुरू में कहीं आ रहा है, 10% के बाद आ रहा है, 15% के बाद आ रहा है, तो रिलेटिवली इट विल टेक लेस टाइम, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं ये उसका जो उस इन्यूमरेशन के लिए मैं काम कर रहा था, ठीक है, तो आप ये देखें ये rockyU.txt में सबसे ऊपर एक आइडेंटिटी मैंने डाली वो admin7 की। admin7 इज एक्चुअली द पासवर्ड ऑफ माय विंडो, जो टेस्ट वीएम हमने बनाई है विंडोज 7 की, उसका है, ठीक है। तो आप शुरू में अगर वो नाम आ रहा है, वो पासवर्ड आ रहा है, तो इट विल क्रैक क्विकली, अगर वो बाद में आ रहा है तो इट विल टेक टाइम। तो ये हाइड्रा की साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं मेटास्प्लाइटर को भी स्टार्ट कर देता हूँ अगर हमारे पास तो आगे बढ़ जाते हैं हम ना चीजों को, ठीक है। तो डिक्शनरी अटैक इज दिस। फिर हाइब्रिड के अंदर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, आप डिक्शनरी अटैक्स को यूज कर लेते हैं साथ में ब्रूट फोर्स को, ठीक करते हुए, ठीक है। तो मेजरली देखें मैंने जितना भी अभी तक यूज किया है, ठीक है, मुझे ब्रूट फोर्स करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और ना ही मैंने हाइब्रिड अटैक के ऊपर मैं कभी गया हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो है ना, जब आप काम कर रहे होते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ओके फाइन, यू हैव गॉट द वल्नरेबिलिटी एंड यू इफ यू हैव गॉट द वीकनेस, तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक हद तक वो बनवाते हैं, उसके बाद कहते हैं दैट्स फाइन, ऐड द स्क्रीनशॉट्स इन द रिपोर्ट, ठीक है। हम ब्रूट फोर्स के ऊपर अमूमन उस वक्त जाते हैं जब वाकई हमें वो मशीन को कॉम्प्रोमाइज करना होता है, ठीक है। और अमूमन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो ये नहीं होता, क्योंकि
आपने वो मुहावरा सुना होगा कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। तो जब हम एक वल्नरेबिलिटी अमूमन डिस्कवर कर लेते हैं ना किसी भी एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, तो अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। वो कम को ज्यादा जानते हैं, फिर उसी की बेसिस के ऊपर ना समझ लीजिए कि मिटिगेशन या उसका जो इरेडिकेशन या एलिमिनेशन प्लान जो है वो शुरू हो जाता है। रैम्बो टेबल अटैक जो है वो उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप जो क्रैक वाली बात कर रहे थे ना, देखिए अब हमारे पास जो है, अगर आपको किसी तरीके से आपको किसी पासवर्ड का हैश मिल गया है, राइट, किसी तरीके से आपको किसी पासवर्ड का क्या मिला है, हैश, राइट, एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपने इस हैश को या तो रिकवर करना है, यानी कि आपने इस हैश से आपने बेसिकली क्या करना है, पासवर्ड ड्राइव करना है, या आपने पासवर्ड को यूज करके आपने फिर लॉग इन करना है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम है कि अब ये एक स्टेप आपका बढ़ गया। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस हैश को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो MD5 या SHA के किसी वर्जन से अगर वो हैश बना हुआ है, MD5 या SHA के किसी वर्जन से हैश बना हुआ है, रुको एक मिनट दें, मैं इसको न्यू पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, you have got the hash here and that hash is based on, let's suppose, MD5 which hopefully you won't see, ठीक है, in the network, या एज्यूम कर लेते हैं है अभी भी कोई मिल गया आपको, या SHA का कोई वर्जन है 1 या 256 वाला या इसके आगे वाला 512 384। ठीक है, नाउ यू हैव गॉट द हैश। अब आपको पहला काम क्या है, आपने आपने इसको रिकवर करना है, राइट। अब रिकवर करने का मतलब ये है कि आपके पास हैशेस का तो डेटा फिल वक्त, लेट्स सपोज जब ये रैम्बो टेबल नहीं थे तो अवेलेबल नहीं था, तो आप क्या करते थे, आप पहले आप एक डिक्शनरी उठाते थे, जैसे वही आपने रॉकी यू उठाया और आपने क्या किया, रॉकी यू में सबसे पहला पासवर्ड था, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडमिन, वैसे था वो ट्रिपल ए करके या डबल ए करके पासवर्ड था ना, राइट। मैं वही वाला पासवर्ड लिख देता हूँ, ट्रिपल ए, ये पासवर्ड है। So what you will do, here you have the hash and here you have the password, plain text password. You cannot compare both of them in a single step. So what you do, you will actually generate the hash of this, right? और अब वो हैश डिपेंड करता है कि आप किस एल्गोरिथम से जनरेट करेंगे, MD5 या SHA। ठीक है, तो लेट्स सपोज आपने कोई भी हैश जो है वो जनरेट किया बाय यूजिंग MD5 या SHA, और आपने फिर ये वाला हैश जो आपने जनरेटेड हैश है और इस हैश को आपने कंपेयर किया, अगर वो सेम है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आपका जनरेटेड हैश है, ठीक है, वो जिस प्लेन टेक्स्ट से आया था वो आपका पासवर्ड है। ये काम हमारा कर देता है रैम्बो टेबल, राइट, रैम्बो टेबल अटैक। और ये हम लोग अमूमन उसी वक्त यूज करते हैं जब हमारे पास हैशेस मिलते हैं। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस। यूज प्री कंप्यूटेड हैश टेबल ऑफ पॉसिबल वर्ड्स। देखिए rockyU.txt फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल थी और इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट के अंदर पासवर्ड थे, हैशेस नहीं थे। रैम्बो टेबल अटैक कैसे काम करता है कि वो काम करता है कि हमारे पास प्री कंप्यूटेड हैश टेबल होता है और जो भी हमारे पास पॉसिबल वर्ड्स हैं, भले वो हम rockyU ही की प्री कंप्यूटेड हैश निकाल लें, और आपके पास जो भी गिवन हैश होता है आप उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, पेज के अंदर, अगर जहां पर हैश मैच हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि उसका जो करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट है वो आपका पासवर्ड है। रैम्बो क्रैक, ऑफ क्रैक, लॉफ्ट क्रैक, इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमें ये काम करके देते हैं। अच्छा, अब ये रैम्बो टेबल के जो टेबल्स हमें मिलेंगे, ठीक है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। यू कैन सर्च, यू कैन डाउनलोड द रिक्वायर्ड टेबल, और वो 400 MB का भी मिलेगा आपको। और इसकी जो समझ लीजिए कि
साइज ऑफ द फाइल है वो जीबी तक भी जा सकती है। ठीक है, तो so fundamentally Rambo table attack is basically the attack on the hashes। अब इसका काउंटर मेजर क्या है? काउंटर मेजर में जैसे आप शुरू में आपने भी जिक्र किया था, सॉल्टिंग है। ठीक है, कि आप पासवर्ड में कोई चीज ऐड कर दें। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल देखें आपने पासवर्ड रखा, लेट सपोज आपने कहा भाई भाई मैं पासवर्ड आसान रखता हूँ, मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल SSUD। ठीक है, आपने पासवर्ड रख दिया, राइट। अब जो आपने प्री कंप्यूटेड हैश डाउनलोड किए हैं, यानी रैम्बो टेबल्स आपने जो इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं, हो सकता है उसके अंदर SSUD का हैश पहले से मौजूद हो। ठीक है, ये उसका हैश आ गया 0x123 वॉट एवर जो भी है, और ये उसका प्लेन टेक्स्ट वर्जन आ गया। लेकिन अगर मैंने अपने हैश के अंदर, ठीक है ना, यानी जब ऑथेंटिकेशन मैं कर रहा हूं, सही है, या जहां पर मैंने हैशेस को स्टोर किया हुआ है, अगर मैंने उस हैश के साथ कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है, ठीक है, जो सिर्फ मुझे पता है या सिस्टम को पता है या एप्लीकेशन को पता है, तो व्हाट विल हैपन, तो ये जो हैश जो अटैकर कैप्चर करेगा, फॉर एग्जांपल अटैकर ने नेटवर्क के ऊपर एक हैश उसको ट्रेवल हो रहा था, उसने कैप्चर कर लिया, वो था 0x, मैं हैश में मेंशन कर रहा हूँ, 0134AC वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये बेसिकली हैश जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट है वो है तो SSUD है, बट इट आल्सो इंक्लूड्स सम फील्ड्स विच इज सॉल्ट। जब अटैकर रैम्बो टेबल में इस हैश को सर्च करेगा, ठीक है, तो उसको वो रिकवर ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैडिंग हुई है, भले शुरू में आप करें भले आखिर में करें, जिससे जो SSUD का जो एक्चुअल हैश वैल्यू है वो मैच नहीं हो रही। हालांकि ये वो जो हैश है ये है SSUD का, लेकिन रैम्बो टेबल के अंदर तो हैश SSUD का पड़ा हुआ है 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल, बट सिंस इट हैज एडेड सम सॉल्ट वैल्यू, सो दिस हैश विल नॉट बी मैच एनी हाउ। ठीक है, तो रैम्बो टेबल अटैक से मिटिगेशन प्लान में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सॉल्टिंग की टेक्निक। सही है, तो हम लोग अभी हम जब भी हम परफॉर्म करेंगे 3-4 किस्म की अप्रोच हम यूज करेंगे। पहली जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था पिछली स्लाइड के अंदर, आई विल ट्राई टू गिव अ डेमो ऑन द पास हैश अटैक। ठीक है, क्योंकि पास हैश अटैक का जो मिटिगेशन है वो 2 फैक्टर या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं है। ठीक है, आप इसको मीन में थोड़ा मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा, हम सिंपल हाइड्रा वगैरह को यूज करके हम FTP सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर जो भी है उसको ऊपर हम ब्रूट फोर्स डिक्शनरी अटैक चला सकते हैं, वो हम कर लेंगे। और तीसरा, ये हम रैम्बो टेबल के जरिए से हम हैश को रिकवर करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन ये रैम्बो टेबल वाला इट मे टेक टाइम, डिपेंडिंग के वो पासवर्ड क्या है और वो हैश मतलब जो डेटा रैम्बो टेबल की जो फाइल है उसके अंदर वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली देखिए, लेट मी टेल यू अगेन, जब वंस यू आर डूइंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग ना व्हाइट हैट हैकिंग में, तो आप फिर इस तरह ब्रेक नहीं करते, अमूमन ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। यू फाइंड द वल्नरेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी के ऊपर ही आप एक लंबी चौड़ी सी आप उसके जो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो आप डालते हैं, एंड दैट्स ऑल, आप काम खत्म कर लेते हैं। अमूमन पासवर्ड रिकवरी और रिकवरी करने के बाद लॉग इन करना, और लॉग इन करने के बाद जो है वो बेसिकली वाकई कॉम्प्रोमाइज करना, ईदर यू डू इट इन द रेड टीमिंग, ठीक है, कि जब आप रेड टीमिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप वाकई हैकिंग परफॉर्म कर रहे हो और आपने वाकई लॉग इन करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन को निकालना है या मशीन को कॉम्प्रोमाइज करना है, वॉट एवर। अदरवाइज नॉर्मल वाइट हैट हैकिंग के अंदर या ब्लू टीमिंग के अंदर आपको बस इतना डिस्कवर कर लेना काफी होता है कि भाई ये वल्नरेबिलिटी है और इससे ये इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मजीद। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ पासवर्ड अटैक के लिए ये एक जगह मुझे मिली थी, मैंने कहा इसमें हम ऐड कर देते हैं। और पासवर्ड अटैक्स में आप ये देखें तो हमारे पास यहाँ पर, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल, मैं लेबल कर देता हूँ, पैसिव ऑनलाइन अटैक्स है।
देखिए दो किस्म के अटैक्स हैं, एक है ऑनलाइन अटैक और एक है ऑफलाइन अटैक। ऑनलाइन अटैक का मतलब ये है कि जो अटैकर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, ऑनलाइन अटैक्स एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन अटैक का मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो और जो अटैकर है वो दोनों एक्टिव है, वो दोनों ऑनलाइन है, और अटैकर जो है उस सिस्टम के ऊपर लाइव पैकेट फेंक रहा है और अटैक कर रहा है। दिस इज नोन एज ऑनलाइन अटैक। और ऑफलाइन अटैक के अंदर इन दोनों में से कोई एक एंटिटी ऑफलाइन है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमारे पास वी हैव एक्टिव ऑनलाइन अटैक, ठीक है, उसके बाद पैसिव ऑनलाइन अटैक, और ऑफलाइन अटैक अलग से है कि ऑफलाइन अटैक कैसे होगा। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप तीनों जो और बाकी जो वेब नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स उनको भी हम देख लेते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को देख लेते हैं। पैसिव ऑनलाइन अटैक। अब पैसिव ऑनलाइन अटैक का मतलब ये है कि आप यू आर लाइव ऑन द सिस्टम, ठीक है, you are live on the system but you are not actually participating or interacting directly with the your target। ठीक है, अब इसके अंदर वायरस स्निफिंग है, मैन इन द मिडिल अटैक आ सकता है, रिप्ले अटैक आ सकता है, ठीक है, और वायर स्निफिंग के अलावा इसमें एक और टर्म भी यूज होती है, वायर टैपिंग। मैं उसको भी साथ में ऐड कर बता देता हूँ, वायर टैपिंग। ठीक है, अच्छा, you are the attacker, ठीक है, you are sitting in the mid, here you have the victim। अब स्निफिंग में क्या है, वायर स्निफिंग। वायर स्निफिंग इज लाइक नॉर्मल स्निफिंग, राइट, जो हम वायर शार्क के जरिए से या ईथर या आप टीसीबी डम के जरिए से हम स्निफ करते हैं। तो अटैकर रन अ पैकेट स्निफर टूल ऑन द लैंड टू एक्सेस एंड रिकॉर्ड द रॉ नेटवर्क ट्रैफिक। सही है। अब रॉ नेटवर्क ट्रैफिक में अगर आपको याद हो, अगर आपने आर्क स्पूफिंग वाली मेरी वीडियो देखी है, खासतौर पर जो सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हमने आर्क को पॉइजन करके मैंने दिखाया था, तो उसके अंदर आपके पास जो है, जब आप विक्टिम को, ठीक है, जो आपका विक्टिम है यानी जो कंप्यूटर है जिसके आर्क को आपने मेनली स्पूफ पॉइजन किया है और जिसकी आप कम्युनिकेशन को रीड व्यू करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जब जितनी भी कम्युनिकेशन करेगा जो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर होगी, प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन मतलब अगर वो किसी ऐसी एप्लीकेशन पर लॉग इन कर रहा है जो HTTP पर चल रही है, नॉट HTTPS के ऊपर, या FTP या टेलनेट यूज कर रहा है। मेनली अब हमारे पास नेटवर्क के अंदर ही तीन ही एप्लीकेशन रह गई हैं, और उसके अंदर भी जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो HTTP सबसे कॉमन है, ठीक है, या वो मेल सेंड कर रहा है, ठीक है, और वो ईमेल जो है वो सिक्योर कम्युनिकेशन नहीं यूज कर रही, तो आप जो भी डेटा वो सेंड करेगा, पासवर्ड सेंड करेगा ऑथेंटिकेशन के लिए या ईमेल सेंड करेगा, वो आप स्निफ कर लेंगे। ठीक है, तो पैसिव ऑनलाइन अटैक के अंदर यू आर स्निफिंग द ट्रैफिक, एंड सिंस यू आर स्निफिंग तो आपको पता है कि जो स्निफिंग इज बाय डिफॉल्ट इज अ पैसिव अटैक, जब तक कि आप उस सिस्टम के साथ डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो वो एक्टिव अटैक में कन्वर्ट नहीं होगा। तो वायर स्निफिंग हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पासवर्ड भी स्निफ कर, डिपेंडिंग अपॉन योर लक, ठीक है ना, कि आपको पासवर्ड भी मिल सकता है, इसे इट में टेक टाइम ना। और इसके अलावा पैसिव ऑनलाइन अटैक के अंदर मैन इन द मिडिल अटैक है, ठीक है, कि आपने क्या किया, आपने विक्टिम की तरफ से जो है वो जो लेट्स सपोज पास डेटा नेटवर्क का डेटा जो था जो विक्टिम का सर्वर की तरफ जा रहा था वो आपने स्निफ किया, ठीक है, स्निफ करने के बाद आपको लेट सपोज कोई ऐसा पैटर्न मिल गया। पैटर्न का मतलब ये कि आपको कोई कोई ऐसी चीज मिल गई, पासवर्ड मिल गया या कोई टोकन मिल गया, सिक्योरिटी टोकन, जो आप सर्वर को सेंड कर सकते हैं और मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म कर सकते हैं या रिप्ले अटैक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि मैन इन द मिडिल अटैक के अंदर तो बेसिकली व्हाट यू डू एक्चुअली,
जो आर्प पॉइजनिंग में हमने देखा था कि यू कम इन बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन। जो विक्टिम है, जो सोर्स है एक्चुअली, और जो टारगेट है, सर्वर है, उसके बीच में आप आके बैठ जाते हैं, और जो भी ट्रैफिक जा रही होती है आप उसको ना सिर्फ स्निफ करते हैं बल्कि अपने पास से बाईपास करके गुजारते हैं। तो जो पासवर्ड्स हैं या जितनी भी प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन है वो आप लिसन कर सकते हैं, या टोकन्स हैं, ठीक है, वो आप स्निफ कर सकते हैं। अब जब आपने स्निफ कर लिए तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, या तो आप उसको बाद में यूज कर लें, पासवर्ड है तो डेफिनेटली वो बाद में भी यूज हो सकता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी टोकन है, ठीक है, तो उसकी जाहिर सी बात है वैलिडिटी है कि एप्लीकेशन एंड के ऊपर वो कब तक वैलिड है, वो टाइम बेस है, या सेशन एक्सपायर हुआ तो वो सिक्योरिटी टोकन भी एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू डिपेंड अपॉन कि वो क्या एप्लीकेशन किस तरह की डिजाइन हुई हुई है, ठीक है। तो यू बेसिकली यू कैन परफॉर्म रिप्ले अटैक, ठीक है, अगर वो टोकन एक्सपायर नहीं हुआ, और अगर आपको पासवर्ड मिल गया तो आप फिर लॉग इन भी करके दे सकते हैं। बट इन बोथ द केसेस, ठीक है, दिस इज पैसिव, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है अटैकर के साथ या ऑथेंटिकेशन सिस्टम को के ऊपर अटैक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, यू आर स्निफिंग द ट्रैफिक एंड देन यू आर परफॉर्मिंग द अटैक। अच्छा, नेक्स्ट पे है एक्टिव ऑनलाइन अटैक। अब एक्टिव ऑनलाइन अटैक के अंदर, ठीक है, वेरी कॉमनली जो यूज होता है वो होता है डिक्शनरी अटैक, ठीक है। आपके पास अटैकर का यूजर नेम है, यू हैव द यूजर नेम ऑफ द अटैकर, सॉरी विक्टिम, और यू हैव गॉट द यूजर नेम ऑफ द विक्टिम, और उसके बाद फिर आपने अमूमन डिक्शनरी अटैक यूज किया, क्योंकि देखिए आपको जरूरत नहीं है ब्रूट फोर्स अटैक करने की, ठीक है, तो आपने डिक्शनरी अटैक यूज किया। अच्छा, अब इसमें देखिए बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अ, जो सर्वर है, आप उस सर्वर के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, यानी आपके पास जो ऑथ सिस्टम है, यानी कि आपका जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, बेसिकली आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। यू हैव गॉट द यूजर नेम जो कि आपको इजीली मिल जाता है, वो पता है भाई, अमूमन एप्लीकेशन में की बात करें अगर, तो एडमिन तो होता ही है, और अमूमन जो हमारे पास जो है जो यूजर्स होते हैं, मतलब जो यूजर जिन्होंने यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह का यूजर बना के छोड़ देते हैं, मैनेजर, ठीक है। हमारे पास जो सिक्योरिटी की जो डिवाइसेस हैं, फायरवॉल राउटर, वाईफाई राउटर एक्सेट्रा स्विचेस वगैरह, उनके अंदर भी एडमिन वगैरह डिफॉल्ट यूजर नेम उनके यही होते हैं, अनलेस यू डोंट चेंज इट। तो ये जो एक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो ऑलरेडी आपके पास जो है वो मौजूद है, ठीक है, यानी कि यूजर नेम तो फर्स्ट जो समझ लीजिए कि आपको इन चीज चाहिए जिसको आप आइडेंटिटी कहते हैं वो अवेलेबल है, देन यू जस्ट नीड टू परफॉर्म डिक्शनरी अटैक। और लेकिन डिक्शनरी अटैक के लिए अगेन याद रखिएगा, ये आप लाइव सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि द एप्लीकेशन और द सर्विस इज रनिंग एंड यू आर परफॉर्मिंग द अटैक। अब यहाँ पर बेसिकली दो तीन बहुत ही फंडामेंटल काउंटर मेजर्स आ जाते हैं, ठीक है। फेल्ड अटेम्प्ट्स के ऊपर आप सेशन या आईपी को ब्लॉक कर देते हैं, सही है। तो ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं अगर जितना हम समझते हैं, क्योंकि आजकल बेसिकली जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो ये एक फंडामेंटल कंट्रोल आप डालते हैं कि भाई 3 फेल्ड अटेम्प्ट के ऊपर आप उस आईडी को कुछ देर के लिए ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, या 5 फेल्ड अटेम्प्ट के ऊपर उस आईडी ही को ब्लॉक कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर ये मैं एप्लीकेशन रेट लिमिटिंग अप्लाई कर देते हैं, फिर इसमें ज्यादा चीजें डालनी तो आप मल्टी फैक्टर डाल देते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, गूगल से आप करवा लिया, माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर लिया, या आपने आरएसए टोकन सिक्योरिटी टोकन दिया हुआ है अगर कोई सिक्योर सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और कैप्चा आ गया या वो आपने बदल दे दिया, देयर कुड मेनी पॉसिबल ऑप्शंस। अच्छा, हम लेकिन हमारे पास अगर हम जो बात कर रहे हैं राइट नाउ वो बात कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वर्स की अगर हम बात करें,
अगर लेट्स सपोज विंडोज का जो सर्वर है मेरे पास, लेट्स सपोज अभी मैंने कार ही चलाई है, लेट्स सपोज अगर मैं हम मेटास्प्लॉयटेबल की मशीन चलाते हैं और कोई एफटीपी सर्वर है जिसको ऊपर आपने अटैक करना है, ठीक है, या विंडोज एक्सपी की मशीन है जिसके ऊपर आपने आरडीपी के जरिए से अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सिचुएशंस के अंदर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ये सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, कि 3 पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर आपने पासवर्ड को ब्लॉक कर दिया, अकाउंट को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, 5 के ऊपर आपने अकाउंट को डिसेबल कर दिया। तो ये अप्रोच जो है वो डिपेंड करता है कि आप किस एप्लीकेशन को फोकस कर रहे हैं, यानी किस एप्लीकेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट जो है ना, देखें जैसे मैंने अगेन, आई थिंक दिस विल बी थर्ड टाइम, ठीक है, अनलेस यू आर नॉट हैकिंग, ठीक है, तो आप ये चीजें परफॉर्म नहीं करते अनलेस यू आर नॉट हैकिंग, ठीक है। तो यहाँ रेड टीमिंग में आप ये पूरी एक सिमुलेशन कर रहे हैं या आप हैकिंग कर रहे हैं, तो फिर तो आपको पता है कि देखें, अगर ये मेरा अकाउंट तो है नहीं, ठीक है, और अगर ये फॉर एग्जांपल अकाउंट डिसेबल हो भी जाएगा तो सर्विस या वो यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, तो उससे मुझे तो कोई मसला नहीं है, बस मुझे तो अगर पासवर्ड मिल जाए तो फिर मैं अपना काम करूंगा, सही है। तो उस सिनेरियो के अंदर जो है वो आप जो है वो यू डोंट केयर एक्चुअली, सही। अच्छा, मजे की बात यह कि ये डिक्शनरी जो है, ये जो पैसिव ऑनलाइन एक्टिव ऑनलाइन अटैक के अंदर डिक्शनरी के साथ साथ जो है वो आप इसको पासवर्ड गैसिंग की टेक्निक भी आप डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आगे ऐड किया है पासवर्ड गैसिंग अलग से भी, आई गेस, या वो यही स्लाइड थी। देखिए पासवर्ड गैसिंग के अंदर ये होता है कि यूजर बैठा हुआ होता है, ठीक है, अब वो मैनुअल में मैंने ऐड किया, आगे एक स्लाइड में मैनुअल भी आएगा, मैनुअल पासवर्ड वाली चीज। लेकिन चले हम इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं कि पासवर्ड गैसिंग और मैनुअल वाली स्लाइड में दिखा देता हूँ, चले मैं वहीं पर जाकर ये मैनुअल पासवर्ड क्रैकिंग ना, ठीक है, या क्रैकिंग द और गैसिंग द पासवर्ड। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई आप मैनुअली ट्राई कर रहे होते हैं पासवर्ड्स को, ठीक है, और उसके अंदर आप अगेन यू कैन यूज सम डिक्शनरी, या आप उसके अंदर जो है वो जो मोस्ट कॉमनली यूज, या आपका जो सिक्स सेंस काम कर रहा होता है कि भाई इसने पासवर्ड जो है पेट के नाम पर रखा होगा या बर्थडे रखी हुई होगी या समथिंग लाइक दैट, वो आप यूज करते हैं। तो मैनुअल पासवर्ड क्रैकिंग इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक, ठीक है, जो आगे आ रही थी लेकिन इसके साथ लिंक था, तो मैंने कहा कि मैं इसी में चले कवर कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिव ऑनलाइन अटैक, ठीक है। अब ये क्या है, एक्टिव ऑनलाइन अटैक क्यों है, ट्रोजन स्पाईवेयर की लॉगर, यानी आपने अपना जो टारगेट मशीन है उसके ऊपर की लॉगर डाल दिया। अच्छा, अमूमन की लॉगर या स्पाईवेयर या ट्रोजन वगैरह हम उन मशीन पर डालते हैं जहाँ पर यूजर ने अपना लॉग इन करना होता है। हम ये जो अटैक है की लॉगर वाला, अमूमन की लॉगर आपने सुना होगा और की लॉगर ही ज्यादा यूज होता है, स्पाईवेयर अमूमन जो है वो ज्यादा इजीली जो है वो डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो और उसकी वजह ये भी है कि स्पाईवेयर का मतलब ये कि आप यूजर ने ना एक प्रॉपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसके साथ जो है स्पाईवेयर जो है ना वो सीक्रेटली काम करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो अटैक है, यानी ये जो टेक्निक है, ये आप क्लाइंट एंड के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। इससे पहले जो दूसरी टेक्निक हमने देखी है पासवर्ड गैसिंग की या डिक्शनरी अटैक, वो आप सर्वर को या ऑथेंटिकेशन सिस्टम, देखिए ना, दो चीजें है ना, तीन चीजें हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लाइंट, या न्यू पेज ऐड कर देता हूँ, ये मैंने एक है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब मेरा यहाँ पर है यूजर, मैं यहाँ पर एक यूजर भी बना देता हूँ और लेट सपोज मैं एक लैपटॉप भी बना देता हूँ, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑथ सिस्टम, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सिस्टम का बेसिक जो काम है वो ये है ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना, ठीक है।
जब ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो हो सकता है कि आपको किसी सर्वर का एक्सेस मिल जाए, यानी अगर आपने रिमोट डेस्कटॉप के जरिए से लॉगिन किया है या आपने सिक्योर शेल के जरिए से एक्सेस किया है, या हो सकता है कि आपको किसी एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाए, कोई वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, या कोई मशीन है, कोई अप्लायंस है, कोई फायरवॉल है, कोई राउटर है। कहने का मकसद मेरा ये है कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम हमें क्या करेगा, यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, और ऑथेंटिकेशन अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो जो टारगेट रिसोर्स होगी, यानी जो रिसोर्स होगी ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, उसका एक्सेस दे देगा, एक्सेस ग्रांट कर देगा, ग्रांट एक्सेस। जो डिक्शनरी अटैक हमने देखा था उस केस के अंदर हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। जो की लॉगर, स्पाईवेयर या ट्रोजन हॉर्स की जब हम बात करते हैं तो हम यूजर एंड को टारगेट करते हैं। यहाँ पर की लॉगर हम सर्वर पे ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे तो इंस्टॉल नहीं करेंगे, उनको ऑथेंटिकेशन सिस्टम पे तो यूजर अपना यूजर नेम पासवर्ड नहीं एंटर कर रहेगा, ठीक है। तो की लॉगर हम इंस्टॉल करेंगे यूजर के लैपटॉप पर, राइट, गॉट इट। तो ये एक डिफरेंस है कि ये आप इंस्टॉल कहाँ करेंगे। ये जो भी की लॉगर कर रहे हैं, स्पाईवेयर कर रहे हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, कीज को लॉक करेगा या पासवर्ड को कैप्चर करेगा और वो आपको सेंड कर देगा अटैकर को, राइट। अच्छा, हैश इंजेक्शन अटैक, ठीक है। अब आपको हैश मिल गया है, ठीक है, तो आप जो है वो हैश को यूज करेंगे, और ये वही है जो मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया था, पास द हैश अटैक ना। अब विंडोज में आपको पता है कि विंडोज में अभी मैंने चीजें तो काफी ऐड की हुई हैं, कुछ चीजें जाहिर सी बात है हमारे काम की अब रही नहीं है। जो प्रीवियस विंडोज के वर्जन है जिसके अंदर वो LM हैशेस, फिर NTLM हैश, यानी NTLM वर्जन पे ऑथेंटिकेशन करता था, अब कर्बरोज के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो कर्बरोज वाली चीज को हम अभी अगर मौका मिलता है तो हम थोड़ा सा देख भी लेंगे आज, ठीक है। और वो उसमें हैश है ना, उसमें टिकट आप वंस यू ऑथेंटिकेटेड टू द विंडोज बाय द डोमेन कंट्रोलर, तो आपको एक, या ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो आपको एक हैश वैल्यू दे देगा। और वो हर दफा वो आपने हैश जो है या वो टिकट जो होता है वो आपने दिखाना होता है डोमेन में, जब भी आप कोई चीज एक्सेस करते हैं, लॉगिन करना है किसी, या किसी रिसोर्स को, शेयर्ड फोल्डर को एक्सेस करना है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज, तो हमारे पास एक अटैक है, पास द हैश अटैक। तो यू हैव गॉट द हैश ऑफ which is obviously in the hash form, you cannot decrypt it, you don't have time. So what you do, you basically use that hash to basically to show it, and whenever you require to authenticate or get access to any of the resource. So hash injection attack works in the same principle. Inject a compromised hash, ठीक है, आप compromised hash इंजेक्ट करते हैं या शो करते हैं, ठीक है। और उसके लिए जाहिर सी बात है कॉम्प्रोमाइज हैश को सबसे पहले इसको क्या करना होता है, उसको कैप्चर करना होता है। आप हैश को कैप्चर करेंगे, ठीक है, और वंस यू हैव कैप्चर द हैश, देन यू बेसिकली इंजेक्ट इट इनटू व्हेन ऑथेंटिकेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो विल डू द लैब ऑफ दिस। रैम्बो टेबल को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, इट्स अ टेबल ऑफ प्री कंप्यूटेड हैश, जिसके अंदर प्लेन टेक्स्ट डिक्शनरी के जो पासवर्ड है उनका हैश होता है, और यू बेसिकली कंपेयर द हैश विद द हैश, एंड वंस यू गेट मैच एनी हैश विद द कंपेयर्ड हैश, तो आपको यू चेक द करस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट, तो यू एक्चुअली रिकवर द पासवर्ड दिस वे। बिल्कुल 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 मिल जाएंगे। जी बिल्कुल, वो यूज कर रहे होते हैं, बट यू जस्ट नीड टू मेंशन कि आपको कौन सा चाहिए, MD5 का चाहिए, SSA का चाहिए। तो आपको थोड़ा सा जो है ना ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि ये जो हैश है बेसिकली, जो आप लेट्स सपोज जिसको आपने डिक्रिप्ट करना है, ये किस हैशिंग एल्गोरिथम का हैश है से जनरेट हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे कि MD5 अब ज़्यादातर अच्छी एप्लीकेशन में ये नहीं यूज होता, ठीक है, या आप हैश की लेंथ, जाहिर सी बात है में फ़र्क होता है।
256 बिट का हैश है, 160 बिट का है, 384 बिट का, अगर SHA की बात करें 512 बिट का है, तो तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि हैश जो है किस हैशिंग एल्गोरिथम से जनरेट हुआ है। तो आप बेसिकली फिर उस हैशिंग एल्गोरिथम वाले वाले जो रैम्बो टेबल है वो आप डाउनलोड करें, वो वाला। जी बिल्कुल। सेल्फ स्टडी में मैंने एक चीज ऐड की है जो आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, गो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क अटैक। ठीक है ना। अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती हैं। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपने पैरेललिज्म कैसे परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक हैश की को क्रैक करना है, एंड यू हैव, मतलब एक्टिव सिस्टम कोई नहीं है ना इसमें कि आपने ऑथेंटिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर आपने ब्रूट फोर्स या डिक्शनरी अटैक करना। नो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। ठीक है। यू हैव द हैश, और अब आप अगर अपनी मशीन के ऊपर हैश को रैम्बो टेबल से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे, इट मे टेक टाइम। तो आपने क्या किया, आपने मल्टीपल मशीन्स के ऊपर एप्लीकेशन रन कर दी, या आपने नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो मल्टीपल मशीन्स को आपने ज़ॉम्बी बना दिया, और वो ज़ॉम्बी बनाने के बाद आपने वो एप्लीकेशन जो क्रैक करेगी हैश को वो वहाँ रन कर दी, और आपने वो जो रैम्बो टेबल था स्प्लिट फॉर्म में आपने अलग अलग मशीन्स को दे दिया। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा। देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क यानी कि डिक्रिप्शन यानी कि क्रैकिंग करते हैं। ठीक है। आई शेयर द लिस्ट ऑफ द टूल्स एज वेल। ठीक है। बट यू नो हर टूल को हम सेशन में कवर हो सकता है ना कर पाए या रिकॉर्डिंग में। नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स आर बेसिकली दोज शोल्डर सर्फिंग, कोई यूजर पासवर्ड डाल रहा है और आपने देख लिया झांक कर, वेरी कॉमन। डंपस्टर डाइविंग आपने मूवीज में देखा होगा। ठीक है, कि यू आर बेसिकली चेकिंग द बिन्स। ठीक है, डंप्स को, ट्रैश को आप एक्सप्लोर कर रहे हो किसी अंदर के, कोई प्रिंटेड फॉर्म में तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल गई है अवेलेबल। सोशल इंजीनियरिंग, यू आर ट्राइंग टू ट्रिक द पीपल टू रिवील so that they can reveal some information. Default password is one of the very basic problem, right? और ख़ास तौर पर जो हमारे पास वाईफाई राउटर्स हैं जो घरों में अवेलेबल हैं, या सिक्योरिटी की या नेटवर्क की जो डिवाइसेस हैं जो हमसे डिप्लॉय कर देते हैं, और वहाँ पर जो ना के पासवर्ड भी चेंज नहीं होता, आईपीज भी चेंज नहीं होती। अच्छा, अमूमन ये जो अप्रोच है, वो मैं ये जो वल्नरेबिलिटी कह लीजिए इसको, ये हमें उन सिस्टम में या उन एरियाज में ज़्यादा मिलती है जहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी को बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर प्रैक्टिसेस प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, वहाँ पर डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट पासवर्ड अगर मिल रहा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है कि उनकी जो आईटी ऑपरेशन टीम है, उन्होंने पासवर्ड जब वो डिप्लॉय करे तो वो हुई कैसे है लाइव इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन में या लाइव इन्वायरमेंट के अंदर, अगर एप्लीकेशन या वो डिवाइस डिप्लॉय हो गई है तो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम को चेंज क्यों नहीं किया गया। मैनुअल पासवर्ड क्रैकिंग, ठीक है, गैसिंग। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो है ना, अब डिफरेंट ओवर द पीरियड ऑफ many years, Microsoft security authentication system has improved significantly. ठीक है। सैम डेटाबेस फाइल अभी भी मौजूद होती है जिसके अंदर हैशेस स्टोर होते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसे पहले लैंड मैनेजर हैशेस यूज होते थे, फिर एनटीएलएम का वर्जन आया, फिर कर्बरोज अभी यूज हो रहा है। ठीक है। तो मैंने लेक्चर के नोट्स के तौर पर मैंने जो है वो ये तमाम चीज़ों को मैंने डाल तो दिया है। ठीक है। हम ये सैम पासवर्ड को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, लेकिन आगे जो लैंड मैन एलएम हैशेज है वो यूज नहीं होते एनीवेयर। ठीक है, अनलेस यू आर यूजिंग विंडोज 98 या विंडोज एक्सपी का बहुत ही पुराना वर्जन। ठीक है। तो आई जस्ट एडिड फॉर द सेक ऑफ द लेक्चर कि आपको पता हो, अगर आप कभी ऑफलाइन रीडिंग करना चाहें तो किस तरीके से एलएम हैशेज या लैंड मैनेजर हैशेज काम करते हैं, उनमें किस तरीके से पासवर्ड जो है वो स्टोर होता था, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन होती थी। तो एलएम हैशेज और एनटीएलएम की सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हुई हैं। ठीक है। बट विल फोकस ऑन सैम के ऊपर अभी भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और कर्बरोज के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि
कर्बोज जो है वो किस तरह काम करता है। सॉल्टिंग को हमने डिस्कस कर लिया, बट इट्स कमिंग अगेन, तो विल गो थ्रू एज वेल। ठीक है, तो लेट मी गो बैक टू द सैम फाइल। ओके, हाउ पासवर्ड आर स्टोर्ड इन विंडोज। ठीक है, तो पासवर्ड स्टोर होते हैं सैम फाइल के अंदर। ठीक है, अब लेट सपोज यू हैव मार्टिन यूजर था, उसका पासवर्ड मैजिशियन था। ठीक है, तो अब होता ही क्या था कि पासवर्ड जो है वो सैम फाइल के अंदर अमूमन स्टोर होते हैं, और उसके अंदर वी हैव बेसिकली यूजर नेम, मतलब दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट ओवर हियर। ठीक है, कि ये उसका यूजर का नाम आ गया, ये उसके यूजर की आईडी आ गई, ये स्टिल उसका एलएम हैश आ गया। ठीक है, और ये उसका एनटीएलएम हैश आ गया। ठीक है, और इसकी जो लोकेशन है वो है सी विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फिग सैम। वंस यू विल ट्राई टू ओपन दिस फाइल, यू वॉन्ट बी एबल टू ओपन इट। ठीक है, कॉपी करेंगे तो आपको वो एम्प्टी मिलेगी, तो यू हैव, आपको एक तो एडमिन की प्रिविलेज चाहिए, फिर आप उसको कॉपी कर सकेंगे, फिर इसके डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आप उसको फिर लोड कर सकते हैं इस फाइल को। फिर लोड करने के बाद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो अगेन आपका पासवर्ड का जो है हैश मिलेगा। ठीक है, then I'm completely skipping LM hashes and NTLM, for the, just as I mentioned, for the sake of the theory part मैंने इसमें ऐड कर दिया है। As you can see that LM hashes has been disabled since Windows Vista and Windows XP. It's quite old days now. तो Windows 7 भी मैंने खुद से भी सेटअप की थी इस लैब के लिए, अदरवाइज Windows 11 अवेलेबल है, 10 जो है वो कर्बरोज ये अभी भी समझ लीजिए कि इसका एक वैलिड यूज केस है। अभी भी विंडोज जो है वो कर्बरोज टिकट सिस्टम को यूज कर रही है ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर होता ये है कि वी हैव अ कंप्लीट सिस्टम। इसके अंदर वी हैव अ एएस ऑथेंटिकेशन सर्वर एंड वी हैव अ टीजीएस टिकट ग्रांटिंग सिस्टम, टिकट ग्रांटिंग सर्वर, एंड वी हैव अनदर सिस्टम कंपोनेंट दैट इज नोन एज की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब होता ये है, अब मैं आपको वर्कफ्लो क्या है, यूजर रिक्वेस्ट टू द ऑथेंटिकेशन सर्वर, उसने अपने आप को ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट दी है। अब नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम अ यूजर इज ऑथेंटिकेटिंग टू द डोमेन कंट्रोलर, यू कैन से दैट, आसान अल्फाज में बात कर ले। ठीक है, कि आपके पास आप अपनी मशीन पर लॉग इन कर रहे हैं जो कि डोमेन का पार्ट है, और जब आप लॉग इन कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो समझ लीजिए कि ये पूरी सिनेरियो उस वक्त हो रहा है कि यूजर रिक्वेस्ट द एएस ऑथेंटिकेशन सर्वर। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने इसको रिप्लाई किया। ठीक है, और उसके बाद जो है यूजर की वो जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, यूजर ने रिक्वेस्ट किया टीजीएस को कि वो इसको एक टिकट दे दे। नाउ दिस टिकट विल बी यूज एज अ, आप इसको टिकट कह लीजिए, ठीक है, आप इसको कोई सिक्योरिटी टोकन कह लीजिए, कि हर दफा जब इसको ये टीजीएस से वैलिड टोकन मिल जाएगा, ठीक है, तो जब भी वो किसी भी मशीन के वो मशीन को एक्सेस करेगा, किसी डोमेन की रिसोर्स को एक्सेस करेगा, प्रिंटर को एक्सेस करेगा, किसी शेयर फोल्डर को एक्सेस करेगा, तो वो अपना उसका पासवर्ड नहीं सेंड करेगा, वो ये टिकट जो है वो इसके साथ शेयर करेगा। सो ऑथेंटिकेशन सर्वर के बाद जो थर्ड स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड, थर्ड स्टेप के अंदर जो यूजर है, जो क्लाइंट है, वो टीजीएस टिकट ग्रांटिंग सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई जनरेट मी और इशू मी वैलिड टिकट और टोकन। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेप में उसको टिकट मिल गया है, राइट। अब यूजर ने लेट सपोज फाइल सर्वर के ऊपर रखी हुई फाइल को डाउनलोड करना है, या प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, या वैसे किसी और नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, तो व्हाट यूजर पीसी विल डू, ठीक है, क्योंकि इसके पास नाउ इट्स इट हैज ही हैज अ वैलिड टिकट, राइट। सो वो जब भी किसी भी डोमेन की रिसोर्स को एक्सेस करेगा, तो वो हर दफा वो टिकट प्रेजेंट करेगा, ही विल प्रेजेंट दैट ticket to that domain resource. So it will request to an application server to access the service. तो एप्लीकेशन सर्वर या डोमेन की कोई भी रिसोर्स को बोलेगी कि प्रूव योर आइडेंटिटी, एंड वंस तो अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने की बात करेगा, तो इट ही हैज टू प्रेजेंट टिकट जनरेटेड बाय द टीजीएस।
अगर वो टिकट वैलिड होगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा, अगर वो टिकट वैलिड नहीं होगा तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। और हम एज अगेन आई एम रिपीटिंग रीट्रेटिंग इट, पास द हैश अटैक के अंदर हम वी एक्चुअली ट्राई टू कैप्चर द वैलिड हैश, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टिकट। तो वो हम हर दफा इंट्रोड्यूस करते हैं और यू जस्ट नीड दैट हैश वैल्यू टू get access to any other domain or network resource। देखिए कर्बरोस की थ्योरी तो काफ़ी बोरिंग है, लेकिन बेसिक मैंने आपको बता दिया है ताकि आपको आइडिया हो कि विंडोज़ एनवायरनमेंट के अंदर एक तो सैम का मैंने आपको आइडिया बता दिया है, इसके अलावा पुरानी टेक्निक सिस की भी यूज़ होती थी, राइट, और LM हैशेज NTLM हैशेज आर नो मोर यूज। हाँ अगेन थ्योरी के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो यू कैन कम बैक टू मी। अगेन सवाल ये आता है कि अगर आप कहीं पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और आपको कोई सॉरी और आपको कोई बहुत ही पुरानी मशीन नेटवर्क में मिल जाती है जो विंडोज XP के ज़माने की है, तो हो सकता है फिर ये आपको LM और NTLM हैशेस आपके काम आ जाए, अदरवाइज दे आर नॉट यूज। लेटेस्ट मशीन में ये लेटेस्ट वर्जन में ये यूज नहीं हो रहा है। ओके, सॉल्टिंग की टेक्निक है, इट इज गिव मी वन सेकंड। रैम्बो टेबल अटैक्स को मिटिगेट करने के लिए हम सॉल्टिंग की टेक्निक को यूज करते हैं, और सॉल्टिंग की टेक्निक वो यही है कि पासवर्ड का जब हैश जनरेट होता है, ठीक है, तो हैश में कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन एज अ सॉल्ट ऐड कर दी जाती है, यू कैन सी दैट, राइट। अब ये जो यूजर है एलिस एंड सेसिल, अब इनका पासवर्ड सेम है लेकिन चूंकि इनका सॉल्ट डिफरेंट है, तो अगर यूजर को ये पूरा का पूरा हैश मिल भी जाता है, ठीक है, तो वो उस हैश को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, जिसके अगेंस्ट में जो बेसिकली कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो पड़ी हुई होगी वो उस यूजर का प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ सॉल्टिंग मिटिगेट द रैम्बो टेबल अटैक, ठीक है। तो आई गेस हो कि ये तमाम जो बेसिकली के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी लाइव सेशन या रिकॉर्डिंग में, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट इन द सेशन एज वेल, ठीक है। उसके अंदर हम फिर अटैक्स पर परफॉर्मिंग कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम डिक्शनरी अटैक भी परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग लिनक्स टूल्स, हाइड्रा वगैरह को यूज करके, जॉन द रिपर वगैरह यूज करके, और विंडोज के भी जो टूल्स अवेलेबल हैं हम उनको भी यूज कर रहे होंगे। और इफ आई गेट टाइम, और यानी टाइम मतलब कि अगर हमें मौका मिला उस क्लास के अंदर कवर करने के लिए, तो पास द हैश अटैक का मैं डेमो करवा दूंगा या मैं डेमो को रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन डेमो की रिकॉर्डिंग हो सकता है फिर हमें थर्सडे को ना हो, उसके बाद ओवर द वीकेंड हो, तो फिर आप उसको फिर ऑफलाइन देख लीजिएगा। लेक्चर में अगर आज के लेक्चर में कोई सवाल हो तो आप लोग से पूछ लेते हैं। और इफ आई गो बैक, ठीक है, तो अब हमारे पास जो कंपैरिजन में है वो ये कि अब हमने परफॉर्म करना है, जिसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो जो है वो क्रैकिंग है, ठीक है, और क्रैकिंग द पासवर्ड, उसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं वो हम यूज कर लेंगे, एंड यू नो बेस्ट थिंग्स आर फाइन। ऑलराइट, तो आपके जो भी क्वेश्चंस है अब आप वो मेरे साथ जो है वो शेयर कर, यू कैन आस्क मी। देखिए रिकॉर्डिंग सेशन में इशू थोड़ा सा ये है, मैं बताऊं, ठीक है, वो ये कि देखिए कल मुझे जाना है, यू नो कि आई एम द फैकल्टी मेंबर, एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर ऑफ हमदर्द यूनिवर्सिटी। हफ्ते में मुझे एक दिन जाना होता है और कल से वहाँ पर सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। लकीली जो है वहाँ पर पिछले जो है वो 2 महीने से ब्रेक था, 1.5-2 महीने से, तो वहाँ पे सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कल वहाँ पर काफ़ी ऑक्यूपाइड होऊंगा। कल मैं जब मैं वापस आऊंगा तो ऑब्वियसली मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, टू बी ऑनेस्ट ना, ठीक है, क्योंकि मेरे बैक टू बैक 3 आवर्स के 2 लेक्चर्स होते हैं वहाँ पर, जस्ट वन डे।
तो अगर मुझे तो मेरे पास व्हाट आई विल हैव, क्योंकि देखें मुझे इन्वायरमेंट जो मैंने अभी बिल्ड किया था वो इनोमिनेशन के लिए था, ठीक है। विंडोज वाली कुछ चीज़ों को हम यूज़ कर हो सकता कर पाएँ, मेटास्प्लॉटेबल की मशीन मौजूद है जिसके ऊपर हम हाइड्रा वगैरह को यूज़ कर लेंगे। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं सेशन को रिकॉर्ड करने की फर्स्ट कोशिश मेरी यही होगी, ठीक है, कि मैं सेशन को पहले रिकॉर्ड कर लूँ, सही है, और रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर दूंगा मैं। और अगर रिकॉर्ड हो गया तो फिर हम क्लास के अंदर कोशिश होगी कि हम कुछ और कवर कर लें, ठीक है। और अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो जो कंटेंट हमारा होगा, जो मतलब समझ लेंगे अननोन न्यू कंटेंट होगा, वो हम क्लास में वही लाइव हम कवर कर लेंगे। तो अभी प्लान देखिए यही है कि क्लास होगी हमारी, ठीक है, क्लास के अंदर कोई कंटेंट कवर होगा। अब वो रिकॉर्डिंग का पार्ट नहीं होगा। अगर मैंने सेशन को रिकॉर्ड भी कर दिया तो ऑब्वियसली आप लोगों को इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग सेशन को देख लीजिए, देख लें विद इन फ्यू आवर्स, और उसके बाद हम ट्यूटोरियल सेशन कर लें, तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा कि आपके पास, मैं मिसाल के तौर पर थर्सडे इवनिंग में 6 बजे 7 बजे कंटेंट को अपलोड कर रहा हूँ और आप जो है ना फिर देख भी लें, फिर 9 बजे आप लेक्चर के लिए भी आ जाएं। आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा बाद में, और जो लाइव क्लास में होगा वो कुछ और होगा, ठीक है। और अगर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया तो वो लाइव लेक्चर में हम कवर कर लेंगे, समझ गए। ठीक है, आज आपकी तरफ से कोई सवाल? हम्म। हम्म।